गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है पंचायती राज के महा मैराथन में, जिसमें हम आज लेटेस्ट करंट का क्वेश्चन भी बनाएंगे कि पंचायती राज में जो अभी अभी चुनाव हुए हैं उससे संबंधित प्रश्न आपको तो दिख ही रहा होगा। साथ में ही पंचायती राज के स्थायी समितियों के ऊपर क्वेश्चन बनाएंगे। उसके साथ ही पंचायतों में जो निर्वाचन हुए हैं उससे रिलेटेड प्रश्न भी बनाएंगे, अगर आप जो है क्लास में लास्ट तक बने रहोगे। तो जय माता दी के साथ शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव की अधिरचना, अधिरचना को ही अधिसूचना कहते हैं, ये कब जारी हुई थी? तो अभी लेटेस्ट में जो चुनाव हुए हैं उसकी अधिसूचना जारी की गई थी 20। देखो क्वेश्चन ठीक से समझो, ये वाला डेट तो अभी तक आया ही नहीं है, ठीक है। सीधी सी बात है, ये तीनों गलत हो जाएंगे। आप खुद समझ रहे हो क्यों गलत हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि चुनाव जो है पंचायती राज के जो चुनाव है, ये मान के चलना कि जनवरी फरवरी वाले माह में ही होता है, क्योंकि हर 5 साल में होता है। अच्छा, पहले भंग हो जाए तो बात अलग है, लेकिन लास्ट टाइम भी जनवरी फरवरी के माह में ही हुआ था। तो उस हिसाब से आप याद रख सकते हो कि 5 साल बाद फिर से ये जनवरी और फरवरी माह में हुआ है। तो जनवरी में 20 जनवरी 2025 को अधिसूचना जारी की गई थी। इसके अलावा 3 चरणों में चुनाव हुए हैं। अगर आप एडीओ का एग्जाम दिला रहे हो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आगे भी अगर आप परिचारक दिला रहे होगे, एसआई का एग्जाम दिलाओगे, सब इंस्पेक्टर का, पुलिस का, पीएससी का, तो ये क्वेश्चन अभी आ सकता है आपके एग्जाम में। क्योंकि 2025 के आपका जो पंचायती राज और नगरीय निकाय का जो चुनाव है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर्स को लेकर, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे 20 जनवरी 2025, ठीक है। क्या याद रखेंगे? 20 जनवरी 2025। इसके अलावा 3 चरणों में है ना, पहला चरण 17 फरवरी को वोटिंग हुआ, उसके बाद 20 फरवरी को, और उसके बाद 23 फरवरी को वोटिंग हुआ। तो 3 चरणों में वोटिंग हुआ है भाई, 17 फरवरी, 20 फरवरी और 23 फरवरी। याद रखेंगे 17 फरवरी, 20 फरवरी और 23 फरवरी, ठीक है। चलो इसको याद रखना। और नगरीय निकाय चुनाव का जो डेटा है ना, वो नगरीय निकाय वाला जब मैं क्लास लूंगा तो उसमें बताऊंगा, ठीक है। बाकी आप पहले से ही पढ़ सकते हो, करंट अफेयर की बुक में तो दिया ही होगा। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इसमें से कौन सा सही है? तो आपके पास इस तरह के कुछ ऑप्शन है, ठीक है। जैसे पंचायत सांख्यिकी युक्तिकरण पीके राव, पंचायती राज प्रशिक्षण, पंचायत और सहकारी के संबंध में कार्य समूह एसडी मिश्रा, और ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए प्रशासनिक व्यवस्था जीवीके राव। तो यहां पर मेरे को ए वाला सही दिख रहा है, सी वाला सही दिख रहा है, डी वाला सही दिख रहा है। दूसरा गलत है, क्योंकि पंचायती राज प्रशिक्षण जो है ये कहा था रामचंद्रन, ठीक है। नाम याद रखेगा, रामचंद्रन। थ्योरी क्लास में भी इसके बारे में मैं पढ़ाया हूं, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है गलत है। तो कूट के आधार पर अगर आप आंसर लेते हो तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। मामला समझ में आ गया क्यों सही होगा? तो पंचायती राज प्रशिक्षण के लिए कौन सी समिति? तो याद रखना रामचंद्रन समिति, रामचंद्रन समिति। वैसे वित्त के लिए पूछेगा तो के संथावन, पंचायती राज प्रशासन के लिए पूछेगा तो ईश्वरन, खंड स्तर पर इस योजना स्वरूप पूछेगा तो दांत वाला, ऐसे याद रखेंगे। किसके द्वारा पंचायतों के लेखा और अंकेक्षण का रख रखाव किया जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आसानी से आप इसका उत्तर दे सकते हो। किसके द्वारा पंचायतों के लेखा और अंकेक्षण का रख रखाव किया जाता है? संसद द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा, राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा, राज्य के वित्त के द्वारा, वित्त आयोग के द्वारा, या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा? गुड इवनिंग एवरीवन, है ना। आज का क्लास शानदार होने वाला है, ठीक है। और आप इतने दिन से तैयारी तो कर ही रहे हो, तो जोरदार तैयारी कर रहे हो तो जोरदार जो है आंसर भी देते जाओ भाई, है ना। जोरदार आप तैयारी कर रहे हो, जोरदार आप आंसर देना चालू कर दो। बी, देखो सब लोग इसका आंसर क्या बता रहे हो? बी बता रहे हो, है ना। सब लोग आंसर क्या बोल रहे हो भाई? इसका बी बोल रहे हो, ठीक है। अब इतने लोग बोल रहे हो तो सही होगा। राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा, राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा, याद रखना है राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा, ठीक है।
चलो आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर। तो याद रखना, पंचायतों के लेखा और अंकेक्षण का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में स्पष्ट रूप से यह उल्लेखित है कि पंचायतों के लेखों का अंकेक्षण राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए कानून के अधीन एक स्वतंत्र अंकेक्षण संस्था द्वारा की जाएगी। तो इस तरह से आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी। जनपद पंचायत और ग्राम पंचायतों के क्रियाकलापों का समन्वय, मूल्यांकन, मार्गदर्शन कौन करता है? अच्छा क्वेश्चन है। अगर पूछा जाए एग्जाम में कि जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत के क्रियाकलापों का समन्वय, मूल्यांकन और मार्गदर्शन कौन करता है? राज्य सरकार, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग, जिला पंचायत और उपर्युक्त सभी। बताइए क्या आंसर लेंगे? ऑप्शन बी। बहुत सारे लोग बी बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग डी बोल रहे हैं। देखो भाई, अगर जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत को क्रियाकलापों का समन्वय, मूल्यांकन और मार्गदर्शन कौन करता है ऐसा पूछे, तो ये सामूहिक रूप से राज्य सरकार, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग, क्योंकि वो इसके अधीन ही है, और जिला पंचायत, ये सब मिलकर सामूहिक रूप से करते हैं। ठीक है, इसलिए आंसर आएगा उपर्युक्त सभी। तो जितने लोग ऑप्शन बी बोल रहे थे वो हो गया गलत, और जो लोग, कुछ लोग ऑप्शन डी भी बता रहे हो, ऐसा नहीं है, कुछ लोग ऑप्शन डी भी बता रहे हो, वो सही है भाई। जितने लोग ऑप्शन डी बता रहे हो ना, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दो पंचायतों के मध्य विवाद की दशा में विवाद का निपटारा कौन करेगा? दो पंचायत है, भाई भाई के बीच में अगर लड़ाई हो गया है तो सीधी सी बात है, विवाद का निपटारा कौन करेगा? ए, बी, सी, डी। डी बता रहे हो, गलत। अगर दो पंचायतों के बीच में कोई विवाद हो जाए, दो पंचायतों के मध्य विवाद की दशा में विवाद का निपटारा अंततः किसके द्वारा किया जाता है? मतलब अंतिम रूप से किसका निर्णय मान्य होगा? तो आंसर बोल रहे हो बहुत लोग बी, वेरी गुड, राज्य शासन। ठीक है, बी, वेरी गुड, राज्य शासन। याद रखेंगे, राज्य शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि पंचायत और छावनी बोर्ड के मध्य विवाद हो तो अंतिम निर्णय कौन लेगा? है ना, अगर पंचायत और छावनी बोर्ड, मतलब समझ रहे हो, जहां पर आर्मी के लोग रुकते हैं, ठीक है, जहां पर आर्मी के लोग रहते हैं उसको हम छावनी बोर्ड कहते हैं। तो पंचायत और छावनी बोर्ड, ठीक है, अगर इन दोनों के बीच में क्या हो जाए? विवाद हो जाए, तो इसका निपटारा कौन करेगा? बताओ जी। कलेक्टर करेगा, संभागीय आयुक्त करेगा, या पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग करेगा, कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के अनुमोदन के अधीन इस पर निपटारा करेगी? तो इसका निपटारा राज्य सरकार, वेरी गुड, राज्य सरकार केंद्र सरकार के अनुमोदन के अधीन करेगी। वेरी गुड, सही आंसर है। क्योंकि छावनी बोर्ड आप जान रहे हो, वो छावनी बोर्ड का गठन जो है छावनी बोर्ड अधिनियम 2006 के तहत केंद्र सरकार द्वारा और रक्षा मंत्रालय के अधीन, मतलब केंद्र सरकार द्वारा गठित किया गया, जो रक्षा मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। तो उसमें केंद्र सरकार का भी निर्णय जरूरी है। ठीक है, इसलिए। नेक्स्ट, निम्न में से क्या सही है? अगर एक पंचायत सदस्य जानता है कि वह पंचायत के पद धारण करने योग्य नहीं है, फिर भी वह बैठ रहा है, वोट दे रहा है, तो उसे प्रत्येक दिन के हिसाब से 50 रुपए का दंड दिया जाएगा। मतलब प्रत्येक दिन के हिसाब से उसे 50 रुपए देने होंगे। तो बिल्कुल सही। ठीक है, सेम पॉइंट लिखा हुआ है, 200 रुपए देना होगा, नहीं, 50 रुपए देना होता है। ठीक है, एक सरपंच अगर ये जानता है कि पंचायत में पद धारण करने के बाद ही वो बैठे, तो उसे प्रत्येक दिन 500 देना होगा, नहीं। अगर कोई पंच ऐसा गलती करता है तो उसको 100 रुपए डेली देना होगा। ठीक है, उसको, अगर पंच है तो 50 रुपए, और सरपंच अगर योग्य नहीं है लेकिन फिर भी जाकर बैठक में भाग ले रहा है, वोट दे रहा है, तो उसको जो है 100 रुपए का दंड देना होगा। ठीक है, 100 रुपए का, ना कि 500 रुपए का। तो चौथा सही, पहला सही। उसके बाद कौन सा सही है? अगला, एक उप सरपंच अगर ऐसा गलती करे, ठीक है, अगर एक उप सरपंच ऐसा गलती करे
तो 500 रुपए का दंड नहीं देना होगा, कितने का देना होगा, 100 रुपए का। तो 1 और 4 और 6 सही है। तो क्या याद रखना है, अगर कोई पंच ऐसा गलती करता है कि वो योग्य नहीं है फिर भी बैठ रहा है बैठकों में वोट डाल रहा है तो उसको 50 रुपए देना होगा। सरपंच उप सरपंच अगर ऐसा गलती करते हैं तो 100 रुपए देना होगा। इस प्रश्न से हमको ये समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे है भी पंच का लिए 50 रुपए का दंड है, सरपंच उप सरपंच के लिए 100 रुपए का दंड है। ठीक है, और अगर कोई व्यक्ति जिसकी पद की अवधि समाप्त हो गई है और पंचायत की संपत्ति अगर वो कुछ रखा हुआ है, मान लो पंचायत की गाड़ी रखा हुआ है, कोई भी संपत्ति रखा हुआ है, अगर वो तत्काल वापस नहीं करेगा तो 2000 रुपए का दंड दिया जाएगा, ये भी याद रख लेना। ठीक है, साथ में ही अगर कोई व्यक्ति, कोई पंचायत का व्यक्ति है, कोई काम करना चाह रहा है लेकिन उसके काम में कोई रुकावट डाल रहा है, कोई बाधा पहुंचाना चाह रहा है, तो उसको 250 रुपए का दंड दिया जाएगा, 250 रुपए का। ठीक है, और भी बहुत सारे दंड हैं, ये इतने सारे पूरे दंड ही दंड है। यहाँ पे भी 250 है, यहाँ पे भी 250 है, बाकी आप आराम से पढ़ते रहना। पंचायती राज व्यवस्था मुख्यतः वित्त हेतु किस पर निर्भर होती है? तो पैसे के लिए पंचायती राज जो है वो शासकीय वित्त पर निर्भर होती है, क्योंकि सरकार की तरफ से पैसा मिलेगा तब ना काम करेंगे। ठीक है, तो शासकीय वित्त पर मुख्यतः निर्भर रहती है। ठीक है, और ये किसमें दिया गया है तो याद रखना 73वें संशोधन 1992 के तहत भाग 9, संविधान के भाग 9 के आर्टिकल 243 आई मतलब आयोग, कौन सा आयोग, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। और राज्य वित्त आयोग जो है प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर क्या करेगा, पंचायतों को कितना पैसा देना चाहिए इसका सिफारिश करेगा। ठीक है, चलो, राज्य सरकार पंचायतों को सहायता अनुदान, राज्य सरकार पंचायतों को सहायता अनुदान किसकी सिफारिश के उपायों के बारे में सलाह दे सकता है, विनिश्चित करती है। ठीक है, तो राज्य सरकार पंचायतों को सहायता अनुदान किसकी सिफारिश पर, तो राज्य सरकार पंचायतों को जो सहायता अनुदान है वो किसकी सिफारिश पर देता है भाई, तो वो देता है वित्त आयोग के सिफारिश पर। किसके पर, वित्त आयोग के सिफारिश पर, इसलिए आंसर आएगा ऑप्शन सी, वित्त आयोग। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, आप लोग भी सही आंसर दे रहे हो। वैसे अब तो पढ़ ही लिए होगे सारी चीजें, है ना। और मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो भी रिकॉर्डेड वीडियो है पंचायती राज का, जो भी 23-24 वीडियो मैंने पढ़ाया है उसको आप कवर कर लीजिएगा, तो कवर तो कर ही लिए हो सब के सब। और पंचायती राज का इतिहास मैंने नहीं पढ़ाया था तो वो भी मैंने अलग से 2 घंटे का क्लास लेकर पढ़ा दिया। पेशा अधिनियम के बारे में भी मैंने पढ़ा लिया। अब एक क्लास और बचा है बस, वो है पंचायती राज का धारा, तो धारा पढ़ा दूंगा और बाकी चीजें तो मैं पहले से ही पढ़ा के रखा हूं। 2 चीजें और पढ़ाऊंगा, पंचायती राज की धाराएं और दूसरा पंचायती राज के कृत्य। ये दोनों आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। ठीक है, 1-2 दिन में ही मिल जाएगा, तो वो आप जरूर कवर कीजिएगा, क्योंकि धारा से क्वेश्चन आएगा और पंचायती राज, पंचायतों के कृत्य से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आर्टिकल 243 आई में क्या प्रावधान है, आई से आयोग, आयोग कौन सा, वित्त आयोग, तो आंसर होगा राज्य वित्त आयोग का गठन, ऑप्शन डी याद रखेंगे, राज्य वित्त आयोग का गठन। किस प्रावधान के अंतर्गत राज्यपाल पंचायतों के वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या रहेंगे इसमें आप। तो किस प्रावधान के अंतर्गत, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 आई याद रखना है ना, आई से आयोग, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 आई के अंतर्गत राज्यपाल जो है पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो पहला पॉइंट, भारत के संविधान के 23वें संशोधन अधिनियम में इसके गठन किए जाने का प्रावधान है, ये पॉइंट सही है। इसके गठन राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही। यह राज्य के राज्यपाल को पंचायतों की आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु उपाय अनुशंसित करते हैं। तो बताइए तीसरा पॉइंट आपको गलत लग रहा है या सही लग रहा है? तीसरा भी सही है, ओके। तो सीधी सी बात है, कौन सा सही नहीं है, तो कोई भी, तो आंसर क्या लोगे आप, आंसर लोगे ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं, क्योंकि कोई भी गलत नहीं है, ऊपर में से तीनों में से कोई भी गलत नहीं है।
तो कोई गलत नहीं निकला तो आंसर क्या लोगे आप? ऑप्शन डी लोगे। अगर कोई गलत निकल जाता तो ए बी सी में अगर कुछ भी गलत होता तो वो आंसर ले लेते, लेकिन ए बी सी में कोई गलत ही नहीं है तो क्या करें? ऑप्शन लेंगे डी। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चले। ग्राम पंचायत द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले अनिवार्य करों में क्या शामिल नहीं है? तो ग्राम पंचायत द्वारा लिया जाने वाला जो टैक्स है उसमें क्या शामिल नहीं है? क्वेश्चन है कौन सा टैक्स शामिल नहीं है? सी, ठीक है, वेरी गुड, ऑप्शन सी, वृत्ति कर, जल कर और बैलगाड़ी के लिए स्टैंड फीस। ये अनिवार्य कर नहीं है, क्योंकि अनिवार्य कर में प्रकाश कर, बाजार फीस, व्यवसाय कर, ठीक है, और शौचालय कर, संपत्ति कर, ये सब अनिवार्य टैक्स में आता है। तो कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। देखो अनिवार्य कर में, ये याद रखना, अनिवार्य कर में संपत्ति कर, प्रकाश कर, व्यवसाय, ठीक है, बाजार और शौचालय ये आता है। वाहन, पशु, सार्वजनिक उपयोगिता और एजेंट कमीशन, ये सब वाले जो कर हैं वो वैकल्पिक कर हैं, ये नहीं आता है ना। तो वो सारी चीजें अनिवार्य कर में आते हैं, और हमको पूछा था कि कौन सा अनिवार्य कर में नहीं आता है, तो ये तो आता है तो इसको नहीं लेंगे, है ना, ये तो आता है इसीलिए इसको नहीं लेंगे, ठीक है। और ये भी आता है तो बाजार कर और प्रकाश कर तो आता है, तो ये दोनों को ले ही नहीं सकते, 1 और 5 को ले ही नहीं सकते, तो इस हिसाब से 1, 4 और ये वाला ऑप्शन गलत हो जाता है। तो आंसर आता है ऑप्शन सी, ठीक है। जितने लोग भी ऑप्शन सी बता रहे हो बिल्कुल सही बता रहे हो, ठीक है। भले ही यहाँ पे आंसर ऑप्शन डी लिखा होगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, आंसर ऑप्शन सी ही रहेगा, ठीक है। डाउट में आने की कोई जरूरत नहीं है। अनिवार्य और वैकल्पिक कर, यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आप नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हो, ठीक है। आप नोट अगर करना चाहो इसको तो आप नोट भी कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मैं भी आपको फाइल जो है वो रेडी करके इसको सुधार के ही भेजूंगा, ठीक है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो है ये डालकर मैं आपको भेजूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायतों द्वारा लिया जाने वाला ऐच्छिक कर है? मतलब ग्राम पंचायत अपनी इच्छा अनुसार, इसमें से ऐसा कौन सा टैक्स है जो ग्राम पंचायत अपनी इच्छा अनुसार ले सकती है, ठीक है। तो आप जानते हो ये तो अनिवार्य है, संपत्ति कर अनिवार्य है, रजिस्ट्री कर भी अनिवार्य है, प्रकाश कर भी अनिवार्य है, ये तीनों जो है अनिवार्य है। ये वैकल्पिक वाला है, ये ग्राम पंचायत की इच्छा के ऊपर है, वो चाहे तो ले ना चाहे तो मत ले। अभी तो आप पढ़े इसके बारे में, यहां पर देखो आप पढ़े हो अभी, इसमें बैलगाड़ी स्टैंड के लिए जो फीस होता है वो अनिवार्य कर नहीं है, ठीक है। चलो तो ये अनिवार्य कर नहीं है, कौन सा? ऑप्शन बी है, इसीलिए ये इच्छा अनुसार है। ग्राम पंचायत की इच्छा होगी तो लेगी, नहीं लेगी, नहीं है इच्छा नहीं लेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायत नहीं लगा सकती? इसमें से कौन सा टैक्स जो है वो ग्राम पंचायत नहीं लगा सकती, है ना? गृह कर, वाहन कर, तीर्थयात्री कर या एंट्री फीस। तो याद रखना ग्राम पंचायत जो है वो कौन सा कर नहीं लगा सकती? बताओ जल्दी से आंसर। देखते हैं, मैं तो बताऊंगा ही आंसर, आपको बताना है कि ग्राम पंचायत कौन सा टैक्स नहीं लगा सकती। ऑप्शन डी, ओके, प्रवेश कर, एंट्री कर नहीं लगा सकती, ठीक है। तो याद रखना प्रवेश कर नहीं लगा सकती ग्राम पंचायत। नेक्स्ट, राज्य गठन के बाद पंचायतों का 3 स्तरों का पहला चुनाव कब हुआ था? तो आप जानते हो राज्य गठन के बाद पहला चुनाव जो है वो हुआ था जनवरी 2005 में, फिर जनवरी 2010 में, फिर 2015 में, फिर 2020 में, फिर 2025 में। तो इतने बार चुनाव हो चुके हैं, अगला जो है 2030 में होगा। तो याद रखना पहला चुनाव 2005 में हुआ था, जनवरी 2005 में पहला हुआ था, उसके बाद 2010 में हुआ, फिर 15 में हुआ, फिर 20 में हुआ, फिर 25 में हुआ। क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव हर 5 साल में होता है, तो अगला जो है वो वर्ष 2030 में रहेगा, ठीक है। अगला जो
पंचायती चुनाव है वो 2030 में होगा। तो ये आंकड़ा याद करना बहुत आसान है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, कितना अच्छा है ना। और स्टार्टिंग के महीने में ही होता है, जनवरी फरवरी में। पंचायतों के लेखों का अंकेक्षण कौन करता है? देखो ये सारी चीजें ना, हम डेट याद नहीं रख सकते कौन सा चुनाव कब हुआ था, लेकिन एक ओवरव्यू हमारे पास होना चाहिए कि कब कब चुनाव हुए हैं, समयावधि क्या था, कि साल के शुरुआत में हुआ, बीच में हुआ, लास्ट में हुआ। तो किसी भी साल के शुरुआत में हुआ है चुनाव। तो ये याद रहने से ना एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, अगर मान लो कुछ नहीं भी पढ़े हो तो। पंचायतों के लेखों का अंकेक्षण कौन करता है? तो पंचायतों के लेखों का अंकेक्षण ABCD, चलो क्या ले रहे हो आंसर? ऑप्शन बी, सबके सब इसमें आंसर ले रहे हो ऑप्शन बी, वेरी गुड। राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन स्वतंत्र अंकेक्षण संगठन ये पंचायतों का लेखों का अंकेक्षण करता है। नेक्स्ट, पंचायत सेक्टर की उस योजना का नाम क्या है जिसमें व्यावसायिक परिसर निर्माण का प्रावधान है? हाँ, तो इसमें से वो कौन सा योजना है जिसके तहत व्यावसायिक परिसर निर्माण का प्रावधान किया गया है? वो क्वेश्चन हो गया। अब अगला आंसर दीजिए। तो पंचायत सेक्टर की उस योजना का नाम बताइए जिसमें व्यावसायिक परिसर निर्माण का प्रावधान है। बी, आप लोग आंसर ले रहे हो बी, जबकि इसका आंसर बी नहीं है, इसका आंसर बी नहीं है। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग बी बोल रहे हैं वो गलत है, ए बोल रहे हैं वो भी गलत है। आंसर आएगा सी, ग्राम विकास योजना, जिससे पंचायत में व्यावसायिक परिसर का निर्माण किया जाता है, उस योजना का नाम ग्राम विकास योजना है, ऑप्शन सी याद रखिएगा, ठीक है। ग्राम पंचायतों द्वारा जरूरतमंद व्यक्तियों को निःशुल्क खाद्यान्न की व्यवस्था करने का प्रावधान इस राज्य के पंचायत अधिनियम 1993 में किस वर्ष संशोधन करके शामिल किया गया? तो ग्राम पंचायत द्वारा जरूरतमंद व्यक्तियों को निःशुल्क खाद्यान्न की जो व्यवस्था है उसको करने का प्रावधान इस राज्य के पंचायत अधिनियम 1993 में किस वर्ष संशोधन के द्वारा किया गया था? हाँ जी, बता दो आंसर। ऑप्शन सी 2004, वेरी गुड, सही आंसर है 2004। पंचायती राज अधिनियम में 2004 में संशोधन करके ये चीज क्या किया गया था? जोड़ा गया था। 2004 में संशोधन करके ये चीज जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 को लागू करने के बाद किस अभिकरण को जिला पंचायत में विलीन कर दिया गया है ना? इसमें से कौन कौन सा अभिकरण है जिसको सीधा जिला पंचायत में समाहित कर लिया गया, जिला पंचायत में विलीन कर दिया गया? चलो फटाक से आंसर बताओ, तो मजा आ जाएगा यार। आज क्वेश्चन जोरदार रहेंगे, शानदार रहेंगे, जबरदस्त रहेंगे, ठीक है। और पंचायती राज का देखो, इसके पहले ग्राम सभा, ग्राम, जनपद, जिला पंचायत के जो क्वेश्चन है, पंचायती राज का सामान्य परिचय का जो क्वेश्चन है ना, ये सारे क्लासेस मैंने करा दिए हैं। आपको मेरे एडीओ के ऑब्जेक्टिव सीरीज वाले में मिल जाएगा, है ना। एडीओ है या फिर एडीओ, पुलिस, पीएससी, व्यापम और एसआई, परिचारक, ये सारे एग्जाम के जो ऑब्जेक्टिव सीरीज वाले कोर्स है, थ्योरी कोर्स नहीं, ऑब्जेक्टिव कोर्स जो है उसमें मिल जाएगा आपको, या कोई भी ऑब्जेक्टिव कोर्स जिसमें छत्तीसगढ़ का जीके है उसमें ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और ये मतलब एक आध क्लास और लगेगा मेरे ख्याल से, तो 5 क्लास में लगभग पूरा ऑब्जेक्टिव मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। 3 तो मैं ले चुका हूं, ये चौथा क्लास है, ठीक है। तो वो 3 क्लास और उसका ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा आपको, ठीक है। ए बता रहे हो आप सभी आंसर, वेरी गुड। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को जैसे ही पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ, जिला पंचायत में विलीन कर दिया गया। पहले जिला पंचायत नहीं था तो क्या था? जिला ग्रामीण विकास अभिकरण था, ये भी याद रखना उसके जगह पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था के किन संस्थाओं में पदेन सदस्य नहीं होते हैं? कौन सी संस्था में पदेन सदस्य नहीं होते हैं? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। तो देखो भाई, इन दोनों में तो होते हैं, है ना, इन दोनों में तो पदेन सदस्य होते हैं, लेकिन किसमें पदेन सदस्य नहीं होते? फिर से सबके सब कमेंट करेंगे, ठीक है। जितने लोग भी वीडियो देख रहे हो आप सभी को कमेंट करना है, ठीक है। जितने लोग भी वीडियो देख रहे हो आप सभी को आंसर कमेंट करना है, ठीक है। ए,
बी, बी, वेरी गुड। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में पदेन सदस्य नहीं होते हैं। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? तो आप जानते हो पंचायतों के वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है वित्त आयोग। आंसर क्या होगा? वित्त आयोग। पंचायतों के वित्तीय स्थिति की समीक्षा वित्त आयोग करता है। ठीक है। छत्तीसगढ़ के बजट 2022-23 में निम्न में से किन जनप्रतिनिधियों के वेतन में बढ़ोतरी की गई? तो सबका वेतन बढ़ा है, सबका वेतन बढ़ा है। कितना हो गया वेतन? तो देखो ऐसे याद रखेंगे, वेतन याद रखते हैं। ठीक है। अगर वेतन की बात करें हम तो ग्राम पंचायत, ऐसे लिख लो, एक लाइन में लिखो, पता है, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। तो ग्राम पंचायत में पंच का वेतन कितना है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। ग्राम पंचायत में पंच का वेतन कितना है? तो पंच का वेतन 500 है और सरपंच का 4000। ठीक है। पंच का 500 और सरपंच का 4000। ठीक है। जनपद पंचायत में अगर बात करें तो जनपद पंचायत में जनपद सदस्य का 5000, उपाध्यक्ष 6000, अध्यक्ष 10000। पांच 6000 और 10000। ठीक है। जनपद अध्यक्ष 10000 है ना। जनपद पंचायत का सदस्य जो होगा, है ना, उसका 5, 6 और 10। और इधर है 10, 15, 25। याद रखेंगे 10,000 जिला पंचायत सदस्य का सैलरी 10,000 है, उपाध्यक्ष का 15,000 है और ये है 25,000। तो फिर ये लोग इनोवा, क्रिस्टा, फॉर्चूनर, अब ये सब में कैसे घूमते हैं? तो ये सब ऊपरी कमाई है भाई। ठीक है। इतना कम वेतन में, समझ रहे हो? तो ग्राम पंचायत में याद रखना सदस्य मतलब पंच का 500 है और सरपंच का 4000 है। जनपद पंचायत में 5, 6 और 10 याद रखना। इधर 10, 15, 25 याद रखना। ठीक है। याद रहेगा? चलो आगे बढ़ते हैं। ये 1 अप्रैल 2022 से ये प्रभावशील है। 1 अप्रैल 2022 में ही बढ़ा था ये पेमेंट। चलो अगला क्वेश्चन, पंचायती राज अधिनियम से संबंधित जो अनुसूचित क्षेत्रों में जो प्रशासन होता है उसके लिए अध्याय 14 है। तो उस अध्याय 14A के तहत जो आर्टिकल है, धारा 129, 129A, 129B और C में क्या है? तो बड़ा ही आसान है याद करना, धारा 129A, B, C, D, है ना। कैसे याद करना आसान होगा भाई? जब आप इसको क्या करोगे, एक बार में बोलकर याद करोगे, परिभाषा, गठन, शक्तियां, कार्य, आरक्षण। ठीक है। तो 129 में तो परिभाषा है, 129A में गठन है, ठीक है, 129B में शक्तियां हैं, ठीक है, और 129C में सम परीक्षा है, पंचायतों का सम परीक्षा। अच्छा कुछ गड़बड़ हो गया, सी में सम परीक्षा नहीं है, परिभाषा ए में है, ऐसे मिलाओ। ऐसा सी में शक्तियां हैं। तो धारा 129A में परिभाषा है, वो क ख ग घ के कारण होता है ना। ए का मतलब क है, ये ख है, ये ग है, तो वो इसी कारण कंफ्यूजन होता है। या तो ABCD से पढ़ो या तो क ख ग घ के कारण पढ़ो, है ना। तो धारा 129A में परिभाषा है, 129B में ग्राम तथा ग्राम सभा का गठन है और C में ग्राम सभा की शक्ति और कृत्य है। तो बचा जो पंचायतों की सम परीक्षा, ये धारा 129 में। ठीक है। धारा 129 में क्या है? पंचायतों की सम परीक्षा, पंचायतों की सम परीक्षा। और C के बाद D, E, F भी पढ़ लेना। ठीक है। ये ABC तो पढ़ लिए, ABC के बाद D, E, F को भी पढ़ लेना, यहीं तक है। 129, 129D, 129E और 129F। अभी याद करो तुरंत। जैसे यहां पर ABC में याद किया, 129A मतलब परिभाषा, B का मतलब ग्राम सभा का गठन, C का मतलब ग्राम सभा की शक्तियां और कार्य। तो वैसे D का मतलब, जैसे C में ग्राम सभा की शक्ति और कार्य है,
तो वैसे डी में ग्राम पंचायत के कार्य हैं। क्या है? ग्राम पंचायत के कार्य। ई में आरक्षण है ना, 129 ई में यहाँ पे ग्राम पंचायत के कार्य है, याद रखना। ठीक है, डी में क्या है? तो डी में है ग्राम पंचायत के कृत्य, ये याद रखेंगे। ई में है आरक्षण, ई में क्या है भाई? आरक्षण। और एफ में है जनपद और जिला पंचायत की शक्तियां। एफ में है जनपद और जिला पंचायत की शक्तियां। तो अनुसूचित क्षेत्रों में जो प्रशासन होता है उसके लिए आपको अलग से आर्टिकल याद करना होता है, और वो आर्टिकल याद करना होता है 129 से लेकर 129 एफ तक, जिसमें धारा 129 में आर्टिकल नहीं, सेक्शन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो सेक्शन 129 धारा 129 में पंचायतों की संपरीक्षा है। फिर 129 ए बी सी डी ई एफ। ए बी सी परिभाषा, ग्राम सभा का गठन, ग्राम सभा शक्ति और कार्य। एबीसी हो गया, ग्राम सभा तक के लिए हो गया काम। डीईएफ में ग्राम सभा के कृत्य, आरक्षण, जनपद और जिला पंचायत की शक्तियां। तो बताओ याद हुआ कि नहीं? ठीक है, बोलो भाई, याद हो गया? अभी याद हुआ कि नहीं बताओ, क्योंकि धारा जो है वो आपको मैं क्लास के साथ ही याद करा पाऊंगा। बहुत सारी धाराएं जो है वो अभी क्लास के साथ याद करना है आप सभी को। तो बताओ याद हुआ तो आगे बढ़ेंगे। याद हो गया? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना याद रहेगा ना? वैसे भी 129 पढ़ लिए, 30, 31, 32 तीन और पढ़ना है। वैसे 132 धाराएं हैं, तो 129 के बारे में इतना पढ़ना है। फिर 130, 31, 32 तीन धारा और है। और वो तीन धारा क्या क्या है मैं बताता हूं। 130 में बोलो निरसन तथा व्यावृत्ति। 130 निरसन तथा व्यावृत्ति। 131 विद्यमान स्थायी कर्मचारियों के संबंध में व्यावृत्ति। विद्यमान स्थायी कर्मचारियों के बारे में व्यावृत्ति। और 132 है कठिनाई दूर करने की शक्ति। तो जो लास्ट आर्टिकल है 132, उसमें क्या दिया हुआ है? कठिनाई दूर करने की शक्ति। तो 129 के बाद का कहानी खत्म। ठीक है, 129 मैंने पूरा पढ़ा दिया। अब 130, 31, 32 ऐसे ही करके मैं हर क्लास में 4-4 आर्टिकल, 8-8, 10-10 आर्टिकल करके आपको याद कराऊंगा। आर्टिकल सॉरी, सेक्शन ना, सेक्शन है ये। 132 धाराएं हैं। तो 132 धाराएं जो है वो क्या है ना, संविधान पढ़ा के वो आर्टिकल मुंह से निकल जाता है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये आर्टिकल नहीं है। आर्टिकल तो 243 है, अनुच्छेद 243 है, और 243 से फिर आपको पढ़ना होता है 243 ए बी सी डी ये सब। लेकिन जो पंचायती राज अधिनियम है, कोई भी अधिनियम हो, उसके अंदर धाराएं होती है जिसको सेक्शन कहा जाता है। तो धारा जो है वो 32 है, 132 है। धारा कितना है? 132। अध्याय है 15 अध्याय, 132 धाराएं, 4 अनुसूचियां। ठीक है, तो वो सब आपको याद करना होगा, जिसमें से 129 से 132 तक का मामला मैंने सेट कर दिया आपके लिए। अब आप याद रखना, 130 का मतलब निरसन तथा व्यावृत्ति, 131 का मतलब विद्यमान स्थायी कर्मचारियों के संबंध में व्यावृत्ति, और 132 कठिनाई दूर करने की शक्ति। तो 132 लास्ट आर्टिकल है, कठिनाई दूर करने का शक्ति पूरा 132 में है। ठीक है, यहाँ पे 129 पंचायतों की संपरीक्षा, ए का मतलब परिभाषा, बी ग्राम सभा गठन, सी ग्राम सभा की शक्ति और कृत्य। तो यहां तक ग्राम सभा खत्म। उसके बाद धारा 129 डी ई एफ। डी में क्या है? ग्राम पंचायत का कृत्य। ई में है आरक्षण, और एफ में है जनपद और जिला पंचायत की शक्तियां। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलो, पंचायत समितियों के बारे में अब हम बात करेंगे कि ग्राम पंचायतों में स्थायी समितियों की संख्या कितनी होती है। देखो, पंचायती राज का टॉपिक है, बहुत ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड नहीं पढ़ाऊंगा। कारण यह है क्योंकि इसमें चीजें ऐसे आकर ऐसे उड़ जाती है, पता है। इसलिए पंचायती राज के टॉपिक को हम आराम से बना रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग लगभग कितना क्वेश्चन बना लिए? 24 क्वेश्चन बना लिए हम लोग, है ना, एक टॉपिक का। अब पंचायत की समितियों का भी हम कम से कम 30-32 क्वेश्चन बनाएंगे, जिसमें पूरा कवर कर लेंगे। तो याद रखना, ग्राम पंचायत की जो स्थायी समितियां होती है, इसमें संख्या होती है टोटल 5। आप भी वही बता रहे हो कि स्थायी समितियों की संख्या होती है 5 स्थायी समितियां होती हैं। अब आप बता दो कि पांचों स्थायी समितियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, देखो, अगर आप पंचायती राज का कोई बुक नहीं रखे हो
और बुक लेना चाहते हो तो आप ये बुक ले सकते हो, ठीक है। विनय कुमार पाठक जी का है पंचायती राज हैंडबुक, तो ये बुक आप ले सकते हो। और मैं भी जो है मतलब मेरे पास तो खुद के नोट्स भी है, मेरे नोट्स आपको एप्लीकेशन में मिल ही जाएंगे नोट्स, और एक्स्ट्रा कंटेंट के लिए मैं इसी बुक को फॉलो करता हूं, तो आप भी इसी बुक को फॉलो कर सकते हो। तो जो 5 समितियां हैं वो कौन कौन सी समितियां हैं? तो पहला सामान्य प्रशासन समिति, दूसरा क्या है? तो दूसरा है निर्माण एवं विकास समिति, तीसरा शिक्षा स्वास्थ्य समाज कल्याण समिति, चौथा कृषि राजस्व और वन समिति, और पांचवा है ग्राम गोठान समिति। ठीक है, तो ऐसे कुल 5 हैं। अध्याय 13 में दिया हुआ है, पेज नंबर 62 में दिया हुआ है, ये पांचों स्थायी समिति जो है ये पांचों दिया हुआ है। ठीक है, ग्राम पंचायत में 5 स्थायी समिति होती है। सामान्य प्रशासन, निर्माण एवं विकास समिति 2 हो गया, शिक्षा स्वास्थ्य समाज कल्याण 3, कृषि राजस्व वन समिति 4, और ग्राम गौठान समिति 5। तो टोटल 5 समितियां होती हैं ग्राम पंचायत के। तुरंत सब लोग टाइप करो सामान्य प्रशासन समिति, याद करना है। पहला है सामान्य प्रशासन समिति, दूसरा है निर्माण एवं विकास समिति, दूसरा बोलो निर्माण एवं विकास समिति, निर्माण एंड विकास समिति, तीसरा है शिक्षा स्वास्थ्य समाज कल्याण, शिक्षा स्वास्थ्य समाज कल्याण समिति। ये सब मैं इसलिए लिख रहा हूं ना क्योंकि आगे का क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा, नहीं तो इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है मेरे को। ये मेहनत सिर्फ इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाए। कृषि राजस्व और वन समिति, और पांचवा है आपका ग्राम गौठान समिति। ठीक है, ये सब मेरे नोट्स में भी है, ऐसा नहीं है नोट्स में नहीं है ना, मेरा नोट्स भी यहीं पर है। तो इस तरह का जो नोट्स है आप देख सकते हो, अगर दिख रहा होगा तो। ठीक है, तो नोट्स जो है आपको एप्लीकेशन से मिल जाएगा, और आपको नोट्स के थ्रू भी आप जो है क्या है तैयारी कर सकते हो। वैसे आप तैयारी कर चुके होंगे, नोट्स में ये सब समिति दिया हुआ है। तो सामान्य प्रशासन, निर्माण एवं विकास, शिक्षा स्वास्थ्य समाज कल्याण, कृषि राजस्व वन, ग्राम गौठान समिति, तो ऐसे 5 समिति होते हैं। ये पांचों समिति आप याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इसी से संबंधित प्रश्न आएगा। ठीक है, ये रहा सामान्य प्रशासन समिति, निर्माण एवं विकास समिति, शिक्षा स्वास्थ्य समाज कल्याण समिति, ठीक है, कृषि राजस्व वन समिति, ग्राम गौठान समिति। इन समिति के सचिव, तो पहले 2 समिति जो है सामान्य प्रशासन निर्माण विकास समिति के सचिव ग्राम पंचायत के सचिव ही होते हैं। शिक्षा स्वास्थ्य और समाज कल्याण जो समिति होती है इसके ग्रामीण विकास विभाग के सहायक विकास विस्तार अधिकारी होते हैं। मतलब अगर आप एडीओ बनोगे तो आप जो है इस समिति के सचिव होगे। शिक्षा स्वास्थ्य और समाज कल्याण समिति जो है इसके आप क्या होगे? सचिव होगे। ठीक है, अगर आप एडीओ बनते हो तो किस समिति, ये पता भी होना चाहिए आपको कि आप कौन से समिति का सचिव बनोगे। तो अगर आप एडीओ बनते हो तो आप याद रखना शिक्षा स्वास्थ्य समाज कल्याण, ये याद रखना। इसके अलावा अगर कृषि राजस्व वन समिति है तो कृषि विकास विस्तार अधिकारी जो होता है वो पटवारी या वन रक्षक, ये लोग जो है कृषि राजस्व और वन समिति के अध्यक्ष सचिव बनते हैं। और ग्राम गौठान समिति का सचिव सरपंच होता है। ठीक है, याद रखना, अगर कोई सरपंच है तो वो किस समिति का सचिव होगा? तो अगर कोई सरपंच है तो वो किसका सचिव होगा? तो लास्ट वाला ग्राम गौठान समिति जो है उसका सचिव होगा वो। ठीक है, याद रखना उसका सचिव होगा। यहां पर अध्यक्ष की बात नहीं हो रही है। ठीक है, यहां पर अध्यक्ष की बात नहीं हो रही है। ठीक है, यहां पर अध्यक्ष की बात नहीं हो रही है, ये सचिव की बात हो रही है। अगर अध्यक्ष की बात करेंगे तो सामान्य प्रशासन समिति, ठीक है, इसका तो पहले सामान्य प्रशासन समिति का अध्यक्ष सरपंच खुद होता है। ठीक है, शिक्षा वाला समिति जो है इसका उप सरपंच होता है। और बाकी समितियों में क्या होता है? तो सदस्य अपने बीच में से एक चुनते हैं। ठीक है, सदस्य अपने बीच में से एक चुनते हैं। ठीक है, वो तो पता ही है कि सामान्य प्रशासन समिति का जो अध्यक्ष होता है वो सरपंच होता है और शिक्षा वाले का उप सरपंच होता है। वैसे जनपद जिला में भी वैसे ही होता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है और बाकी सब सदस्य अपने बीच में से एक चुनते हैं अध्यक्ष के लिए। लेकिन यहाँ पर सचिव अगर आएगा तो याद रखना आप। और जितने लोग भी एडीओ बनने वाले हो जरा हैंड रेस करो कि हाँ मैं इस बार एडीओ का एग्जाम निकाल रहा हूँ या निकाल रही हूँ। तो आप कौन से समिति का सचिव बनोगे? चलो, जितने भी एडीओ इस बार बनने वाले हो एक बार मन से एक बार हैंड रेस करो तुरंत, है ना, कि हाँ इस बार मेरा जो है मैं तो एडीओ बनने वाला हूँ या बनने वाली हूँ।
ठीक है, जिनकी तैयारी चल लग रहा है कि जोरदार चल रहा है भाई, बिल्कुल। जब तक बोलोगे नहीं तब तक बनोगे कैसे, है ना। कोई चीज अगर आपको बनना है तो उसके बारे में सोचना होगा, बोलना होगा। अब वही सचिवों को सुमेलित करना है। तो अभी आपने पढ़ा कि सामान्य प्रशासन समिति का सचिव जो है वो ग्राम पंचायत का सचिव ही होता है, ठीक है। शिक्षा वाले का बताओ भाई, अभी आपको मैंने बताया शिक्षा वाले का कौन होता है। हम्म, इतने लोग, इतने सारे लोग एडीओ बनोगे, ठीक है। सारे एडीओ हमारे पास ही है लग रहा है, मतलब बहुत सारा मिठाई का डब्बा मिलने वाला है। अब एक ही दिन में मिठाई का डब्बा लेके मत आ जाना भाई, ठीक है। एक ही दिन में सबके सब जो है ना मिठाई का डब्बा लेके मत आ जाना, ठीक है। एडीओ, ठीक है, शिक्षा स्वास्थ्य समाज कल्याण के लिए एडीओ जो है वो इसका सचिव होता है। और अगर कृषि पशुपालन एवं मत्स्य पालन समिति है, राजस्व और वन समिति के लिए कौन होगा, जोड़ो जरा। राजस्व और वन समिति के लिए कौन होगा, तो कृषि पशुपालन के लिए कृषि विस्तार अधिकारी होगा, और वन के लिए वन रक्षक होगा, राजस्व के लिए पटवारी, है ना। तो इस तरह से जोड़ेंगे। पहले क्या है, समितियां कुछ इस तरह से होती थी, पहले ऐसे समिति बनते थे। अब लेकिन समिति बदल गया, अब 5 समिति मैंने जो पढ़ाया ना वो वाले हैं, ये पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको ना इस वाला प्रश्न, ये वाला जो प्रश्न मैंने पढ़ाया ना, ये वाला जो डिटेल आपको कराया उसके हिसाब से आप याद रखिएगा, ठीक है। चलो, ग्राम पंचायत के स्थायी समितियों के विषय में क्या सही है। ग्राम पंचायत में अधिकतम 3 स्थायी समितियां हो सकती हैं, गलत। ग्राम पंचायत में अधिकतम 5 स्थायी समितियां हो सकती हैं। एक व्यक्ति अधिकतम 2 समिति का सदस्य बन सकता है, ठीक है। एक व्यक्ति अधिकतम 2 समितियों का सदस्य बन सकता है, बिल्कुल सही। एक व्यक्ति अधिकतम 3 समितियों का, गलत। ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों, ग्राम पंचायत स्थायी समितियों पर नियंत्रण रखती है, बिल्कुल। ग्राम पंचायत का काम है स्थायी समितियों पर नियंत्रण करना। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में महिला पंच बैठक की अध्यक्षता करेगी, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं। तो यहां से हमने क्या सीखा कि ग्राम पंचायत में अधिकतम 5 स्थायी समिति होते हैं, जो 5 के बारे में मैंने आपको पढ़ाया। एक व्यक्ति अधिकतम, कोई भी पंच है तो अधिकतम 2 समिति का सदस्य बन सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तीसरा, ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों पर ग्राम पंचायत का कंट्रोल होता है, मतलब स्थायी समितियां जो होती हैं, अगर ग्राम पंचायत की स्थायी समिति है तो ग्राम पंचायत कंट्रोल करेगा। जनपद पंचायत की स्थायी समिति है, जनपद पंचायत कंट्रोल करेगा। जिला पंचायत की स्थायी समिति है तो जिला पंचायत कंट्रोल करेगा। तो समझते हुए, है ना, समझ में आ रहा है ना पंचायती राज, जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, है ना। मेरा कोशिश है कि आपको समझ में आ जाए। इस राज्य के ग्राम पंचायत के स्थायी विषय में विशेषज्ञ के रूप में कितने सदस्य सहयोजित किए जाते हैं। तो ग्राम पंचायत में विशेषज्ञ के रूप में कितने सदस्य लिए जाते हैं, तो याद रखना ये कोई पदेन सदस्य नहीं होते। विशेषज्ञ के रूप में जो जिनको नॉलेज हो, ठीक है, जिनको उन चीजों का नॉलेज हो, उस विशेषज्ञ के रूप में 2 सदस्यों को लिया जाता है। कितना, 2 सदस्यों को लिया जाता है, ठीक है। अच्छा, 200 पोस्ट पूरा लड़के अगर ले लेंगे तो 200 पोस्ट गुणा 2, मतलब उनकी वाइफ बोलेगी, जैसे डॉक्टर की वाइफ डॉक्टरनी कहलाती है, वैसे एडीओ की वाइफ क्या कहलाएगी, ऐसा बोल रहे हो। तो पूरा 200 का 200 पोस्ट पुरुषों के लिए नहीं है ना भाई, महिलाओं को 33% आरक्षण है। उस 200 पोस्ट में 33% महिलाएं ही हो सकती हैं। 33% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है, ठीक है। तो 33% तो महिलाएं ही लेके जाएंगे। हालांकि वो उनको पता नहीं होता है महिलाओं को कि हमको 33% आरक्षण मिला हुआ है, वो सिर्फ महिला पोस्ट है, उसमें सिर्फ हम ही जा सकते हैं, चाहे कोई भी कैटेगरी के हो, ठीक है। और इस कारण जो है कंपटीशन ज्यादा है करके बहुत सारे महिलाएं जो है तैयारी ही नहीं करती। या कई लोग ये देखते हैं कि मेरे कैटेगरी में 2 पोस्ट आया, 5 पोस्ट आया, लेकिन उनको पता नहीं है कि एक्चुअल में उनके लिए कितना पोस्ट है, ठीक है। तो थोड़ा सा ज्ञान का अभाव है कई लोगों के पास, इसलिए भी तैयारी नहीं करते हैं, ठीक है। तो जिनके पास ज्ञान है,
तैयारी कर रहे हैं वो निकालते हैं पोस्ट, 2 पोस्ट, 2 सदस्य है ना, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पंचायत समिति के सदस्य किसके द्वारा नामित किए जाते हैं? तो याद रखना, पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं वो कौन होते हैं भाई? पंच लोग होते हैं। और पंच लोग किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो पंच डायरेक्ट चुनाव लड़कर आते हैं, इसलिए आंसर होगा पंचायत समिति के सदस्य सीधे तौर पर जनता द्वारा चुने जाते हैं। तो पंचायत समिति के सदस्य कौन है? तो सदस्य वही बन सकता है जो निर्वाचित पंच है, जो चुनाव लड़कर आया है, जो चुनाव लड़कर नहीं जीत कर आया है, लड़ना तो पड़ेगा ही उसको, लेकिन जो चुनाव जीत कर पंच बनकर आया है, ठीक है, वही सदस्य बन सकता है। तो चुनाव अगर जीता है तो जनता द्वारा सीधे चुना गया है ना, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आएंगे जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे, लेकिन आपको जो है हिम्मत नहीं हारना है। और जो भी बच्चे एग्जाम दिलाने जा रहे हो, मैं पहले ही बता दूं आपको, पहले के 1 घंटे में आप पूरा क्वेश्चन पलटा लेना, पेंसिल पेन दोनों लेकर जाना। पेंसिल से आप ऑप्शन जो भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे उसका जो आंसर लगे उसको सीधा टिक कर देना, ठीक है। और एक बार पूरा क्वेश्चन आपने, जैसे मान लो 100 क्वेश्चन के पेपर है ना, 100 क्वेश्चन का पेपर है, तो आपने 100 क्वेश्चन में मान लो 70-80 बना लिया, तो 1 घंटा हो भी गया है। तो 1 घंटे के बाद जितना आपने टिक मारा है ना, मान लो आपने ऐसे करके टोटल 70 या 80 प्रश्न को आपने टिक मार दिया है। पेंसिल से आपको टिक मारना होता है, ऑफलाइन पेपर होता है, क्योंकि ऑनलाइन वालों को तो ऑप्शन ही नहीं हो, तो डायरेक्ट है। तो ऑफलाइन पेपर में यही होता है, तो पेंसिल से आप टिक मारते जाओगे। क्वेश्चन पेपर में कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एक क्वेश्चन टिक मारोगे, एक गोला घेरोगे तो बहुत टाइम जाता है। अगर आप 70-80 क्वेश्चन, मतलब पूरा क्वेश्चन पेपर, अब इतना पढ़ रहे हो यार, 70-80 तो बनाओगे ना फर्स्ट राउंड में, उसको पहला राउंड बोलते हैं। पहले राउंड में आप क्या करोगे, पूरा क्वेश्चन पेपर पहले से पढ़ना चालू करोगे और लास्ट तक जाओगे, 100 तक पूरा जितना भी क्वेश्चन आपने टिक मार लिया, बिना बेईमानी किए। अगर आपने पहले क्वेश्चन का ए मारा है तो ए में ही गोला घेरना, ठीक है। दोबारा गोला घेरते समय कभी भी आंसर नहीं बदलना है, क्योंकि गोला घेरते समय अगर आप आंसर बदलते हो 99% वो गलत हो जाता है। इसलिए गोला घेरने के बाद, गोला घेरते समय आपको ध्यान रखना है कि जो आंसर आपने क्वेश्चन पेपर में टिक किया है वही आप गोला घेरेंगे, ठीक है, गोला बदलना नहीं है, ठीक। ये चीज याद रखना है बिल्कुल। इसके बाद बारी आता है कि आपके पास, अब इसके पास आधा घंटा का समय और बचा होगा एग्जाम में, तो आप क्या करोगे, जो भी क्वेश्चन बच गए हैं जो टिक नहीं किए हो, क्योंकि जो जो टिक किए हो तो पता रहेगा कि ये क्वेश्चन मैंने गोला घेर दिया है, तो जो टिक नहीं किए रहोगे पहले क्वेश्चन से लास्ट तक एक बार और पलटा लेना, 50-50 देख लेना। अगर उसमें का कुछ भी पढ़ा हुआ नहीं है तो टिक मत मारना, और अगर उसमें का 50% 50-50 लग रहा है कि ये हो सकता है या ये हो सकता है, तो उसको आंख बंद करके उसको गोला घेर के आना। देखो, क्वेश्चन पेपर में टिक मारना अलाउ नहीं होता है, लेकिन जो अलाउ नहीं होता है वही तो हम करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर में ऐसा टिक मारोगे दिखे ही मत ना, पेंसिल से टिक मारो, मिटाने का ऑप्शन रहना चाहिए, ठीक है। और ऐसे बड़ा बड़ा टिक मत मारो भाई, छोटा छोटा टिक मारो, जिससे आपको बस पता चल जाएगी आप ये आंसर ले रहे हो, ठीक है। तो ये चीज करना, क्योंकि आप एक क्वेश्चन पढ़ के उसका गोला घेरोगे तो गलती हो जाता है। ऐसे गोला घेरते समय 200% का एक्यूरेसी होना चाहिए। अगर पहले क्वेश्चन का ऑप्शन ए है तो ए में ही गोला जाना चाहिए, बी में नहीं, गलती से भी। एकदम आराम से रिलैक्स होकर गोला भरना है, एकदम आराम से रिलैक्स होकर गोला भरना है। अब जो समझाना था मैं आपको समझा दिया, इसके बाद आपका पैर, आपका कुल्हाड़ी, जैसा मारना है वैसा मारो। चलो आगे, ग्राम पंचायत के क्षेत्र में निर्माण कार्यों की तैयारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति जिम्मेदार है? ग्राम पंचायत के क्षेत्र में निर्माण कार्यों की तैयारी के लिए, अब निर्माण कार्यों की तैयारी के लिए कौन सी समिति जिम्मेदार होगी भाई? आसान क्वेश्चन है। अगर निर्माण कार्यों की तैयारी करना है तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा निर्माण और विकास समिति। चलो अगले प्रश्न का उत्तर दो जब तक। निर्माण और विकास समिति, जनपद पंचायतों के विषय में सही क्या है? मैंने जो बताया ना,
वैसा ही करेंगे तो समझ में अच्छा रहेगा, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, गलत नहीं होगा। ठीक है, चलो। हम्म तो जनपद पंचायत में सामान्य प्रशासन समिति होती है, होती है। शिक्षा समिति होता है, कृषि समिति होता है, इसके अलावा सहकारिता और उद्योग समिति होता है। तो यहां पर आ जाएगा आंसर ए बी सी और एफ। ऑप्शन डी जितने लोग सही, जितने लोग बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी जितने लोग भी बता रहे हैं बिल्कुल सही है। बहुत सारे लोग ऑप्शन डी बोल रहे हो भाई, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनपद पंचायत की समिति के कृत्यों के बारे में। तो जनपद पंचायत की समिति जो है उसके कृत्यों के बारे में जोड़ना है। तो अब देखो, ये क्वेश्चन मान लो आप पढ़ कर नहीं गए हो, तो अभी ना बिना नोट्स देखे आप डायरेक्ट इसका आंसर देकर बताओ खुद है कि डायरेक्ट में आप क्या आंसर लोगे इसका। सहकारिता और उद्योग समिति, संचार और संकर्म समिति, कृषि समिति और सामान्य प्रशासन समिति। ठीक है, चलो बता दो फटाक से। अगर इसमें आंसर नहीं भी दिख रहा है ना ऑप्शन, तो भी आपको आंसर लेना होगा। कैसे? तो सहकारिता और उद्योग समिति जो है ये होगा सार्वजनिक, सॉरी, सहकारिता का काम होता है बचत करना। ठीक है, तो मितव्ययता और अल्प बचत। संचार संकर्म, इसका काम होगा सार्वजनिक कार्य एवं ग्रामीण गृह निर्माण। ठीक है, कृषि समिति का काम होता है, कृषि मतलब मेहनत लगेगा, श्रम और जनशक्ति। और सामान्य प्रशासन समिति का काम होगा विद्युत शक्ति को देखना। तो यहां पर इस तरह से आपको आंसर लेना होगा। लेकिन ये पंचायत का जो कृत्य है ना, ये टॉपिक मैं अलग से आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। जो क्वेश्चन मैंने यहां पर रखा है ये भी पढ़िए, और एक्स्ट्रा में जो पढ़ाऊंगा मैं धाराओं के साथ वो भी पढ़ लीजिएगा। दो ही क्लास मेरे को पंचायती राज में लेने की जरूरत है, एक धारा और एक कृत्य। तो एक ही क्लास में हो जाएगा दोनों ही, और एक क्लास पंचायती राज के योजनाओं पर लेकर आऊंगा मैं आपके लिए। ठीक है, ताकि योजना का क्वेश्चन आपसे ना छूटे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जिला पंचायत में एक सहकारिता और उद्योग समिति होता है, जनपद पंचायत में एक संचार और संकर्म समिति होता है, समिति के सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, समिति में विशेषज्ञों को नामित किया जाता है, एक विधायक जो जिला पंचायत जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है, सभी समितियों का पदेन सदस्य होता है, जिला पंचायत या जनपद पंचायत के अध्यक्ष शिक्षा समिति का सभापति होता है। गलत। देखो, 2 पॉइंट तो मैंने पहले ही गलत इसमें निकाल लिए। अब आप देखो इसमें से कौन कौन सा सही लग रहा है आपको। वैसे कौन कौन सा कथन सही है पूछा है। ठीक है, कौन कौन सा कथन सही है ये पूछा है। क्या पूछा है? कौन कौन से सही है? ये पॉइंट सही है, ये छठवा सही है। मैं यहां पर सदस्य सोच रहा था। ठीक है, एक्चुअल में ये अध्यक्ष लिखा हुआ है। तो जिला और जनपद पंचायत के जो अध्यक्ष होते हैं वो सामान्य प्रशासन और शिक्षा समिति दोनों के क्या होते हैं? अच्छा, अध्यक्ष लिखा है ना, तो अध्यक्ष तो शिक्षा समिति का सभापति नहीं होता, उपाध्यक्ष होता है, तो ये गलत हो जाएगा। एक विधायक जो जिला पंचायत जनपद पंचायत का पदेन सदस्य सभी समितियों का पदेन सदस्य होता है, वो जनपद पंचायत के सभी सदस्य का तो होता है, लेकिन जिला पंचायत के किसी 2 समितियों का ही हो सकता है, इसलिए ये पॉइंट भी गलत हो जाएगा। ठीक है, सहकारिता और उद्योग समिति ये होती है, जनपद पंचायत में संचार और संकर्म समिति ये भी होता है। तो 1 और 2 तो सही है। अब 3 और 4,
1 2 4 या 1 2 3, इसी में है कंफ्यूजन। देख लो भाई, 1 और 2 तो सही है, ठीक है, 1 और 2 तो सही है। चलो देख लेते हैं। समिति के सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो समिति के सदस्य मनोनीत तो नहीं किए जाते, तो तीसरा भी गलत है। समिति में विशेषज्ञों को नामित किया जाता है, तो हाँ, विशेषज्ञों को नामित किया जाता है। तो 1 2 4 सही होगा। आप लोग क्या बोलते हो? ठीक है, आप लोग भी तो यही बोल रहे हो, 1 2 4 सही होगा। क्योंकि तीसरा क्यों? क्योंकि सभी सदस्य तो मनोनीत नहीं किए जाते हैं, और एक विधायक और विधायक जो जिला पंचायत या जनपद पंचायत का पदेन सदस्य, सभी समितियों का सदस्य पदेन सदस्य होता है, लेकिन जनपद पंचायत में, जिला पंचायत में नहीं। जिला पंचायत में किसी 2 समितियों का ही हो सकता है ना। जिला पंचायत में वो किसी 2 समितियों का पदेन सदस्य ही हो सकता है। और जिला पंचायत जनपद पंचायत का अध्यक्ष शिक्षा समिति का सभापति होता है? नहीं, अध्यक्ष नहीं, उपाध्यक्ष होता है, इसीलिए ये पॉइंट गलत हो रहा है। ठीक है, तो 1 2 4 क्यों सही होगा, समझ में आ गया? ठीक है, ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट, जिला पंचायत की समितियां और उसके कार्य के बारे में। तो अब देखो, कौन सी समिति कौन सा काम करेगी, ठीक है, कौन सी समिति कौन सा काम करेगी, चलो भाई बता दो, कौन सी समिति कौन सा काम करेगी। अच्छा क्वेश्चन है, जोरदार क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, लेखा का काम जो है सामान्य प्रशासन समिति का होगा। कृषि पशुपालन सुने हो, तो कृषि समिति का काम होगा पशुपालन। शिक्षा समिति का काम होगा अस्पृश्यता निवारण, और संचार और संकर्म समिति का कार्य होगा ग्रामीण जल प्रदाय। संचार और संकर्म समिति का कार्य होगा ग्रामीण जल प्रदाय। तो ऐसे सोच के भी बना सकते हैं एग्जाम में कि सामान्य लेखा का काम तो सामान्य अकाउंटिंग तो सामान्य प्रशासन समिति ही देखती है। कृषि समिति का काम होता है कृषि पशुपालन। शिक्षा समिति अस्पृश्यता निवारण, ये शिक्षा समिति का काम होता है। शिक्षा, लोगों को जागरूक करेंगे तब तो अस्पृश्यता निवारण होगा। संचार और संकर्म समिति ग्रामीण जल प्रदाय, ठीक है। जिला पंचायत के कृषि समितियों में कौन सा विषय सम्मिलित नहीं है? तो जो जिला पंचायत की जो कृषि समिति होती है, इसमें से कौन सा विषय सम्मिलित नहीं है बोल रहा है? तो पशुपालन तो होगा, ठीक है, पशुपालन तो होगा। इसके अलावा बाढ़ और सूखा नहीं हो सकता। विद्युत शक्ति होगा। स्वास्थ्य और स्वच्छता नहीं हो सकता, क्योंकि बाढ़ और सूखा जो है ये शिक्षा समिति का काम है। बाढ़ और सूखा जो है ये शिक्षा समिति के अंडर में, ठीक है, बाढ़ और सूखा जो है शिक्षा समिति के अंदर में। स्वास्थ्य और ये तो स्वास्थ्य महिला बाल कल्याण समिति के अंडर में, ठीक है। अल्प बचत उद्योग में आता है, तो ये भी नहीं होगा, 8वां भी नहीं होगा, ये उद्योग समिति के अंदर में आता है। खाद वाला होगा, ये भी होगा समोच्च बंधन। तो ये चौथा नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आएगा ही। 2 4 6 8, देखो आंसर कौन सा नहीं होगा?
कृषि समिति में ये सब नहीं आएंगे, क्योंकि बाढ़ और सूखा जो है शिक्षा समिति का कार्य है। उद्योग समिति के उद्योग अल्प बचत करना सहकारिता उद्योग समिति का कार्य है। ठीक है, पशुपालन करना, कंपोस्ट खाद बनाना, समोच्च बंधान, विद्युत शक्ति, ये सब कृषि समिति के विषय होंगे। तो वो वाले कृषि समिति के विषय हैं, ये वाले नहीं हैं। देखो कृषि समिति का जो भी विषय है या कोई भी समिति का जो विषय है ना, वो क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको याद करा रहा हूं। ठीक है, चलो। सूखे से निपटने के लिए योजनाओं को किस स्तर पर तैयार किया जाता है? तो याद रखना, सूखे से निपटने के लिए योजनाओं को विकास खंड स्तर पर तैयार किया जाता है। सूखे से निपटने के लिए योजनाओं को विकास खंड स्तर पर तैयार किया जाता है। ठीक है, हाँ, कौन सा गलत है वो पूछा था उससे पहले वाले क्वेश्चन में ना। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जिला पंचायत की किस स्थायी समिति के क्षेत्राधिकार में आता है? तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जिला पंचायत के सामान्य प्रशासन समिति के अंडर में आएगा। किस समिति के अंडर में आएगा भाई? सामान्य प्रशासन समिति। याद रखना, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जिला पंचायत के सामान्य प्रशासन समिति के अंडर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा समिति जनपद पंचायत के क्षेत्राधिकार में क्या सम्मिलित नहीं है? तो शिक्षा समिति, इसमें से कौन सा चीज शिक्षा समिति में नहीं आएगा? तो इसमें से जो नहीं आएगा वो है दुर्भिक्ष। ये दुर्भिक्ष जो है ना, ये शिक्षा समिति में नहीं आएगा। ठीक है, सुधारना पड़ेगा। संचार नहीं आएगा, ये संचार समिति का क्वेश्चन है। शिक्षा समिति में नहीं आएगा, पूछा है ना। कौन सा नहीं आएगा? तो संचार नहीं आएगा। तो ऑप्शन डी आंसर लेना होगा। पलटू लोग मेरा देखकर आंसर सी मार दिए। मैं तो देख रहा था, आप लोग मेरा देख के सी मारते होंगे। ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी है, संचार नहीं आएगा। ठीक है, क्या नहीं आएगा भाई? संचार नहीं आएगा। चलो अगला क्वेश्चन मिलाते हैं। मितव्ययता और अल्प बचत, तो बचत करने का काम उद्योग समिति का है। ठीक है, समोच्च समिति, समोच्च बंधान, ये काम है कृषि समिति का। ठीक है, स्वास्थ्य और शिक्षा, ग्रामीण जल प्रदाय, ये संचार संकर्म का है। तो स्वास्थ्य और स्वच्छता जो है वो शिक्षा समिति का काम है। ठीक है, तो अल्प बचत, बचत के लिए आपको सहकारिता याद रखना है। समिति समोच्च बंधान अभी हमने कृषि समिति में पढ़ा था। और ग्रामीण जल प्रथा ये संचार समिति, स्वास्थ्य और स्वच्छता शिक्षा समिति। देखो इतने सारे क्वेश्चन बनाने के बाद कुछ कुछ तो याद हो रहा होगा ना धीरे धीरे। ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी याद नहीं हो रहा होगा। ठीक है, धीरे धीरे याद हो रहा होगा। जनपद पंचायत के सामान्य प्रशासन समिति के विषय में क्या सही है? जनपद पंचायत के सामान्य प्रशासन समिति के विषय में क्या सही है? इसके सदस्य जनपद पंचायत अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाते हैं? नहीं, सामान्य प्रशासन समिति के सदस्य जो है वो जनपद पंचायत का अध्यक्ष नामित करता है? नहीं, बाकी समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो इसके पदेन सदस्य होते हैं। जितने भी समितियां होती है ना बाकी, उसके जो भी अध्यक्ष होते हैं वो इसके पदेन क्या होते हैं? सभापति होते हैं, अन्य समितियों के सभापति। इसके सदस्य जनपद पंचायत द्वारा चुने जाते हैं। तो हाँ, सदस्य तो जनपद पंचायत से ही होंगे, बिल्कुल। यह वार्षिक बजट और लेखाओं पर विचार करता है। तो बिल्कुल, वार्षिक बजट और लेखाओं पर विचार करने का काम ही सामान्य प्रशासन समिति का। अन्य समितियों के सभापति इसके सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही। ये पॉइंट अभी मैंने बताया कि बाकी समिति के जो सभापति होंगे वो सामान्य प्रशासन समिति के पदेन रूप से सदस्य होते हैं। विधायक जो जनपद पंचायत के सदस्य पदेन सदस्य होते हैं, बिल्कुल मैं बताया था ना। ऐसा कोई विधायक जिसका चुनाव क्षेत्र उस जनपद पंचायत में पड़ेगा तो उस पंचायत के सभी समितियों का पदेन सदस्य होता है। लेकिन अगर जिला पंचायत में अगर इसका क्षेत्र पड़ रहा है, जिला पंचायत के कोई भी 2 समिति है ना, वैसे विधायक हो, लोकसभा सांसद हो, राज्यसभा सांसद हो,
इन तीनों में से किसी का भी चुनाव क्षेत्र अगर पड़ता है तो वो किसी दो समितियों का ही बन सकता है। लेकिन जिला पंचायत में कंडीशन याद रखना, किसी भी दो समितियों का सदस्य होगा, विधायक होगा, सांसद होगा, लोकसभा या राज्यसभा का सांसद, दो समितियों का सदस्य ही बन सकता है। और जनपद पंचायत का अध्यक्ष भी जिला पंचायत के दो समितियों का ही सदस्य बन सकता है। तो 2, 2 और 2 ही 8 क्राइटेरिया है, एकदम आसान है। दिमाग में जिला पंचायत लाओ, 33 जिला पंचायत हैं। इस जिला पंचायत की जो समितियां होंगी उसके जो पदेन सदस्य होंगे, वो सदस्य जो है याद रखना, उसमें पदेन सदस्य जो होते हैं कोई विधायक हो, लोकसभा सांसद हो, राज्यसभा सांसद हो या फिर जनपद पंचायत का अध्यक्ष हो। इन चारों जो हैं, ये चारों जो लोग हैं वो जिला पंचायत की जितनी भी समितियां होती हैं, जिला पंचायत कोई भी एक जिला दिमाग में रख लो, जिला पंचायत की जितनी भी समितियां होती है उसमें से कोई दो समिति का ही पदेन सदस्य बन सकता है, कोई भी व्यक्ति हो इन चारों में से। ठीक है, यह जनजाति कल्याण विषय पर विचार करती है गलत। तो 2, 3, 4, 5 सही है। जो चीज मैं बता रहा हूं ना उसको दिमाग में बस सेट कर लो, चीजें आपके लिए इतनी आसान हो जाएंगी ना कि आपको लगेगा बस मजा आ गया पंचायती राज पढ़ के। वैसे आपको मैंने पंचायती राज बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है, ठीक है, ऐसा नहीं है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको पंचायती राज वैसे भी पढ़ाया है ना भाई। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई भी है और अगर आप याद किए होगे तो आपको पता भी होगा, है ना। ये सारी चीजें जो मैं बता रहा था वही सारी चीजें लिखी हुई है, नोट्स में रहेगा, पढ़ लीजिएगा। वैसे थ्योरी में भी, मेरा जो थ्योरी नोट्स है उसमें भी लिखा हुआ है। जिला पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति का सभापति कौन होता है? तो सामान्य प्रशासन समिति का सभापति जिला पंचायत का अध्यक्ष होगा। शिक्षा समिति का सभापति उपाध्यक्ष होगा, ये। और यहीं पर शिक्षा समिति पूछता तो जिला पंचायत का उपाध्यक्ष होता। ठीक है, बहुत आसान है, समितियां ना बहुत आसान है, एक बार बस समझना है, एक बार शॉर्ट नोट्स बनाना है। जैसे मैंने एक 2-3 पेज में शॉर्ट नोट्स बना के रखा है समितियों का, उतना मैं एक बार रिवाइज कर लेता हूं ना तो मेरे से क्वेश्चन बनने लगते हैं, बस एक बार रिवाइज करना होता है। ठीक है, और अभी तो मैं रिवाइज नहीं किया हूं फिर भी मैं पढ़ा ले रहा हूं क्योंकि बहुत सारी चीजें याद हैं और कुछ चीजें जैसे याद नहीं है तो कॉपी में एक बार एक नजर मारते ही, अब खुद का नोट्स है तो एक नजर मारते ही समझ में आ जाता है। ये फायदा होता है खुद का नोट्स। हम लोग ना जब भी तैयारी करते हैं ना तो सबसे बड़ा गलती ये होता है ना हमारा कि हम खुद का नोट्स नहीं बनाते। जब आप खुद का नोट्स बनाते हो ना तो एक नजर में ही वो पूरा पेज में क्या लिखे वो पूरा पता चल जाता है। ठीक है, तो जैसे अभी मेरा 2-4 क्वेश्चन पढ़ाते पढ़ाते ही रिवीजन हो गया, अब मेरे से कोई भी क्वेश्चन आगे आएगा ना तो वो ऐसे ही बनते जाएगा, बताए, क्योंकि वो रिवीजन हो गया चीजें जो है। तो वैसे ही आप भी जब भी क्या करोगे, जब ऑब्जेक्टिव बनाते हो तो उसी समय थ्योरी को देख लोगे तो रिवाइज हो जाएगा। जैसे मैं ऑब्जेक्टिव पढ़ाता हूं और थोड़ा सा थ्योरी एक नजर मार लिया क्योंकि अपना नोट्स तो है ही है, तो वो तुरंत रिवाइज हो जाता है। चलो, जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति के विषय में सही क्या है? जनपद पंचायत का अध्यक्ष समिति, जनपद पंचायत का अध्यक्ष समिति का क्या होता है? सभापति होता है, बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा सही है, समिति का सभापति सदस्यों द्वारा चुना जाता है, नहीं। समिति का सभापति जनपद पंचायत के अध्यक्ष द्वारा नामित करता है, नहीं, वो खुद होता है। समिति का सभापति सक्षम प्राधिकारी द्वारा नामित किया जाता है, नहीं, क्योंकि वो खुद होता है। इस समस्त स्थायी समितियों के सभापति सामान्य प्रशासन समिति के सदस्य होते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि बाकी जितने भी समिति होंगे उसके जो भी सभापति होंगे वो सामान्य प्रशासन समिति के पदेन सदस्य होते हैं। और ये कंडीशन जनपद पंचायत जिला पंचायत में सेम है। जनपद और जिला में सिर्फ पदेन सदस्यों को लेकर सारे कंडीशन सेम है। यही तो पंचायती राज समितियों को जो है, पंचायत की स्थायी समितियों को आसान बना देता है, क्योंकि जनपद पंचायत और जिला पंचायत में बहुत सारे कंडीशन हमको सेम मिलते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति का निर्माण कैसे होता है? सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, सदस्य अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है, समिति स्थायी समितियों के सभापति इस समितियों के सदस्य होते हैं। ये वाला मैंने अभी बताया ना, सामान्य प्रशासन समिति का अगर सदस्य बनना है तो किसी ना किसी समिति का आपको अध्यक्ष होना जरूरी है। किसी भी समिति का आप सभापति हो तो इसके आप पदेन सदस्य बन जाओगे। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। विधानसभा का एक सदस्य जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है के विषय में क्या सही है? तो मैंने आपको बताया ना, जनपद और जिला को याद रखना। अगर विधायक के बारे में पूछा, विधानसभा के सदस्य के बारे में मतलब विधायक के बारे में पूछा, तो जनपद के क्राइटेरिया में
जनपद के क्राइटेरिया में वो सभी समितियों का पदेन सदस्य होता है, लेकिन जिला पंचायत के क्राइटेरिया में केवल दो समितियों का पदेन सदस्य हो सकता है। बस यही चीज जो है अलग है जनपद में और जिला में, यही चीज जो है जनपद पंचायत और जिला पंचायत में क्या है भाई, अलग है। ठीक है, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा के सदस्य इधर पदेन सदस्य होते ही नहीं है, तो जनपद में और कुछ पढ़ना नहीं है। लेकिन जिला में याद रखना, जिला पंचायत में विधायक हो या कोई लोकसभा सांसद हो, राज्यसभा सांसद हो या जनपद अध्यक्ष हो, कोई भी जनपद अध्यक्ष हो, ये सब किसी भी दो समितियों के पदेन सदस्य हो सकते हैं। ये सब किसी भी दो समितियों के पदेन सदस्य हो सकते हैं। तो इस हिसाब से आंसर क्या होगा, तो इस हिसाब से आंसर होगा आपका वह सभी समितियों का पदेन सदस्य हो सकता है, किसी एक स्थायी समिति, किसी दो स्थायी समिति, किसी स्थायी समिति का पदेन सदस्य नहीं हो सकता। तो आंसर होगा वह सभी स्थायी समितियों का पदेन सदस्य हो सकता है, क्योंकि यहां पर क्राइटेरिया जनपद पंचायत के लिए पूछा है। अब अगर जिला पंचायत के लिए पूछता तो आप क्या आंसर लेते, बता दो भाई। अगर आपके लिए क्या पूछता, जिला पंचायत के लिए पूछता, तो अभी बताया हूं, तुरंत कमेंट करके बताओ, तुरंत कमेंट करके बताओ। अगर जिला पंचायत के लिए पूछता तो आप क्या आंसर लेते, है ना, जल्दी से कमेंट करके बता दो। अगर जिला पंचायत के लिए पूछता तो आप क्या आंसर लेते, तभी आगे बढ़ूंगा। बताए, अब इतने देर से पढ़ा रहा हूं और आंसर नहीं बताओगे तो मजा नहीं आएगा। जल्दी बताओ, अगर कोई विधानसभा का सदस्य है और यहां पर जिला पंचायत लिखा होता तो क्या लेते आंसर, सी लेते हैं। वेरी गुड, किन्हीं दो स्थायी समितियों का पदेन सदस्य हो सकता है। वेरी गुड, अगर यहां पर जिला पंचायत लिखता तो हम ऑप्शन सी आंसर लेते। जनपद पंचायत के किस समिति के सदस्य निर्वाचित नहीं किए जाते हैं, तो जनपद पंचायत में किस समिति में सदस्य निर्वाचित नहीं किए जाते, सामान्य प्रशासन समिति। क्यों, क्योंकि इसका जो सभापति होता है वो अध्यक्ष खुद होता है, और जो सदस्य होते हैं वो अन्य समितियों के पदेन सभापति होते हैं, वही इसके सदस्य बनते हैं। तो किसी का भी चुनाव नहीं कराया जाता है। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए, सामान्य प्रशासन समिति। ठीक है, एक विधायक जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है, एक विधायक जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य, जनपद पंचायत के किस समिति का पदेन सदस्य नामांकित किया जा सकता है। क्राइटेरिया जनपद पंचायत है, विधायक लिखा है, मतलब सभी समितियों का पदेन सदस्य होगा वो। तो आंसर क्या आ जाएगा, उपर्युक्त सभी। क्योंकि कोई विधायक है तो जनपद पंचायत के सभी समितियों का पदेन सदस्य होता है। और यहीं पर लोकसभा राज्यसभा सांसद लिखा होता, या जिला पंचायत के लिए पूछता तो किन्हीं भी दो सदस्य, है ना, किसी भी दो समिति का सदस्य बन सकता है। जनपद पंचायत और जिला पंचायत की स्थायी समितियों के विषय में क्या सही है, बहुत मजा आएगा देखना। जनपद पंचायत और जिला पंचायत, ऑप्शन डी। चलो, कुल 5 स्थायी समितियां होंगी, तो जनपद पंचायत हो चाहे जिला पंचायत हो, 5 से 7 स्थायी समितियां होती है। ठीक है, तो सही है। अगला पॉइंट, जनपद पंचायत के अध्यक्ष स्थायी समितियों के सदस्यों को नामांकित करते हैं। जनपद या जिला के अध्यक्ष स्थायी समितियों के सदस्यों को नामांकित करते हैं, नहीं। जनपद और जिला पंचायत के सदस्य अपने में से स्थायी समितियों के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं, है ना, याद रखना, जनपद सदस्य जो है अपने में से निर्वाचन करते हैं। विधायक जो जनपद का पदेन सदस्य किन्हीं दो समितियों का पदेन सदस्य होगा, नहीं, क्योंकि जनपद पंचायत है। सांसद जो जिला पंचायत का पदेन सदस्य है सभी समितियों का पदेन सदस्य होगा, गलत। सांसद जो जिला पंचायत का पदेन सदस्य किन्हीं दो समितियों का पदेन सदस्य होगा, यह भी गलत। अच्छा, जिला पंचायत के क्राइटेरिया में है ना, तो जिला पंचायत के लिए अगर कोई सांसद है
तो सभी वाला नहीं हो सकता। अगर सांसद है और जिला पंचायत के समिति का पदेन सदस्य बनना चाहता है तो कोई भी 2 में बन सकता है, मतलब ये वाला पॉइंट सही है। इसमें ना जनपद और जिला दोनों के लिए पूछा है, इसलिए हो सकता है आप कंफ्यूज हो रहे होगे। ठीक है, तो पहला तो सही है क्योंकि 5 से 7 स्थायी समितियां होती है। दूसरा गलत है। तीसरा सही है क्योंकि अपने में से चुनते हैं। चौथा गलत है क्योंकि विधायक जो है सभी जनपद पंचायत के सभी का होगा, इसलिए चौथा गलत हो गया। पांचवा गलत इसलिए हो गया कि सांसद जिला पंचायत के सभी का नहीं होता, सांसद जिला पंचायत के कोई भी 2 समिति का सदस्य हो सकता है, तो ये गलत हो गया। एफ सही है, क्यों? क्योंकि सांसद अगर कोई भी सांसद हो, लोकसभा है राज्यसभा है, जिला पंचायत का पदेन सदस्य है तो किन्हीं भी 2 समितियों का पदेन सदस्य होगा, ये सही। तो ए सही है, सी सही है और एफ सही है, ऑप्शन डी आएगा। चलो फिर सही सही चुनना है। जनपद पंचायत के सामान्य प्रशासन समिति का अध्यक्ष समिति के द्वारा चुना जाता है, गलत। सामान्य प्रशासन समिति का जो अध्यक्ष होता है वो जनपद अध्यक्ष ही होता है। जनपद पंचायत का उपाध्यक्ष शिक्षा समिति का पदेन सभापति होता है, बिल्कुल सही। अगर कोई उपाध्यक्ष है तो उसको शिक्षा समिति मिलेगा। जनपद पंचायतों के अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। दूसरा तीसरा जो है ना थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहां पर ना तो 2 बोला है ना तो सभी बोला है। ये तो सरासर गलत है। जनपद पंचायत का अध्यक्ष सभी स्थायी समितियों का सभापति नहीं होता, वो सिर्फ सामान्य प्रशासन समिति का ही सभापति होता है। 3 छांटना है तो 1 और 4 5 आपने गलत कर दिया, तो आंसर क्या आ सकता है? ये ना प्रिंटिंग मिस्टेक है, ऑप्शन बी आएगा, ऑप्शन बी। जनपद पंचायत के अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं बोल रहा है कि सभी या 2 भी, कोई क्राइटेरिया नहीं बोल रहा है, लेकिन सदस्य तो होते हैं पदेन सदस्य। जनपद पंचायत के अध्यक्ष जिला पंचायत के किसी भी समिति के सदस्य नहीं होते, बिल्कुल सही, क्योंकि यहां पर बोल रहा है किसी भी समिति के सदस्य नहीं हो सकते, तो जनपद पंचायत के अध्यक्ष जिला पंचायत के किसी भी समिति के सदस्य नहीं हो सकते, वो पदेन सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, पदेन सदस्य हो सकते हैं लेकिन सदस्य नहीं हो सकते, तो ये भी सही है। ठीक है, तो यहां पर 2 3 4 तीनों सही। ठीक है, हाँ, इसीलिए हम देखो समितियों का क्वेश्चन मैं आराम से क्यों करवा रहा हूं आपको, ताकि एक एक क्वेश्चन पर हम विचार करें आराम से। एग्जाम में भी समितियों का क्वेश्चन आराम से बनाना, हड़बड़ी में गलती होता है। जनपद पंचायत की शिक्षा समिति, इसमें 5 सदस्य होते हैं, इसमें 7 सदस्य होते हैं। कम से कम 2 महिलाएं होती है, कम से कम 1 महिलाएं होती है। तो आपको पता है शिक्षा समिति के लिए एक रूल है कि शिक्षा समिति में 1 महिला और 1 SC ST का सदस्य होना चाहिए। तो कम से कम 1 महिला होना जरूरी है और 1 SC ST का सदस्य होना जरूरी है। ठीक है, 1 महिला होना जरूरी है और 1 SC ST का सदस्य होना जरूरी है। और इस शिक्षा समिति में 5 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं शिक्षा समिति में? 5 सदस्य होते हैं। ठीक है, तो 1 4 और 5 सही है, बाकी गलत। ये दोनों क्यों गलत हो गया? अनुसूचित जाति का 1 सदस्य, अनुसूचित जनजाति का 1 सदस्य, ये दोनों गलत, क्योंकि अनुसूचित जाति या जनजाति का 1 सदस्य होगा, या है अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का 1 सदस्य होना अनिवार्य है। तो शिक्षा समिति के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, ये सिर्फ इसी समिति के लिए, शिक्षा समिति के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस समिति में कम से कम 1 महिला का होना अनिवार्य है और 1 SC या ST व्यक्ति होना अनिवार्य है। अब वो पुरुष महिला कुछ भी हो सकता है। ठीक है,
चलो मामला समझ में आया? बोलो भाई, मामला समझ में आ गया? कोई दिक्कत? देखो, जनपद और जिला पंचायत में दोनों में पढ़ा देता हूं शिक्षा समिति के बारे में। टॉपिक है शिक्षा समिति, जनपद और जिला दोनों के लिए। इसमें याद रखना, इसका जो जिला पंचायत का जो जनपद और जिला पंचायत का जो उपाध्यक्ष होता है वो शिक्षा समिति का पदेन सभापति होता है। तो उपाध्यक्ष शिक्षा समिति का पदेन सभापति होता है, चाहे जनपद पंचायत में हो चाहे जिला पंचायत में। इस समिति में कुल 5 से 10 सदस्य होते हैं। कम से कम एक महिला होना जरूरी है, कम से कम एक SC या ST का सदस्य होना जरूरी है। शिक्षा समिति के सदस्य जनपद और जिला पंचायत के सदस्यों के बीच से निर्वाचित किए जाते हैं। तो ये पंचायत सदस्य के बीच से निर्वाचित होते हैं। इनका प्रमुख कार्य प्रौढ़ शिक्षा, निःशक्त निराश्रित के सामाजिक कल्याण, महिला एवं शिशु कल्याण, दुर्भिक्ष आपदा से राहत, स्वास्थ्य और स्वच्छता, आदिम जाति तथा हरिजन कल्याण शामिल है ये सब में शिक्षा समिति में। तो इतना पढ़ लीजिएगा शिक्षा समिति के बारे में। फिर से क्वेश्चन, जनपद पंचायत की स्थायी समितियों के विषय में सही क्या है? जनपद पंचायत का अध्यक्ष सामान्य प्रशासन समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। बिल्कुल सही, 100% सही। जनपद पंचायत का पदेन उपाध्यक्ष शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है। बिल्कुल सही, जनपद पंचायत का जो उपाध्यक्ष होता है वो शिक्षा समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। कृषि और शिक्षा समिति के सदस्य जनपद पंचायत के अध्यक्ष नामित करते हैं? नहीं, सदस्य अपने बीच में से चुनते हैं। विधानसभा का सदस्य जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य होता है किन्हीं भी 3 समितियों का सदस्य हो सकता है? गलत, क्योंकि विधायक जो है वो जनपद के सभी समितियों का पदेन सदस्य होता है। इतने देर में ये चीज तो मैं आपको समझा ही दिया होगा कि जनपद पंचायत और जिला पंचायत के केस में एक विधायक को अगर रखा जाए तो विधायक जनपद पंचायत के सभी समितियों का पदेन सदस्य हो सकता है, लेकिन जिला पंचायत में कोई दो समिति सिर्फ। बताओ भाई, पंचायती राज में आपको समझा पा रहा हूं या नहीं? है ना, किसको ऐसा लग रहा है कि अभी भी समझ में नहीं आ रहा है ना? क्योंकि थ्योरी मैंने पढ़ाई दिया है, एप्लीकेशन में आप नोट्स बना ही लिए होंगे, नहीं भी बनाया होगा तो PDF तो डला ही हुआ है। ठीक है, दूसरा, इतिहास भी मैंने पढ़ा दिया, पेशा अधिनियम भी पढ़ा दिया, जो भी एक्स्ट्रा चीजें थे सब सारी चीजें मैंने पढ़ा दिया है। धाराओं को पढ़ाना है वो भी पढ़ा ही दूंगा, और कृत्य जो है वो क्वेश्चन के माध्यम से भी करा दिया हूँ पंचायतों के कार्य को। ठीक है, इसके बाद भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बता। इसलिए मैंने ना अलग अलग पढ़ाया है, जैसे पंचायती राजों का इतिहास, आर्टिकल, ये सब अलग वीडियो में है। ग्राम सभा के बारे में अलग वीडियो में है। ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, जनपद पंचायत के बारे में अलग वीडियो में है। वैसे स्थायी समितियों के बारे में आज के वीडियो में। ठीक है, देखो मैं जान रहा हूं इसको लेकर ना, समितियों को लेकर बहुत सारा डाउट रहता है। ठीक है, अब मेरा कोशिश यही है कि आपका जो डाउट है ना वो पूरा क्लियर हो जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। जनपद पंचायत का अध्यक्ष जो जिला पंचायत का पदेन सदस्य है, जिला पंचायत की किस समिति का सदस्य हो सकता है? आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं कि जनपद पंचायत का अध्यक्ष जो जिला पंचायत का पदेन सदस्य है, जिला पंचायत की किस समिति का सदस्य होता है? सामान्य प्रशासन समिति, शिक्षा समिति, ग्रामीण विकास समिति, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो जनपद पंचायत का अध्यक्ष जो जिला पंचायत का पदेन सदस्य है, जिला पंचायत की किस समिति का सदस्य हो सकता है? तो कंडीशन हमारा क्या बोलता है?
आंसर तो ऐसे ले पाना मुश्किल है ना, ऐसे तो हमारा आंसर ले पाना मुश्किल है, लेकिन कंडीशन हमारा क्या बोलता है, कंडीशन हमारा बोलता है कि जनपद पंचायत का अध्यक्ष, कंडीशन सुनो पहले, मेरा कंडीशन सुनो, है ना, मेरा नहीं, पंचायती राज का कंडीशन है, जनपद पंचायत का जो अध्यक्ष होगा वो जिला पंचायत के किन्हीं दो समिति का पदेन सदस्य होगा, किन्हीं दो समिति का पदेन सदस्य हो सकता है। अब हमको कैसे पता कि ये इसमें का होगा, इसमें का होगा कि इसमें का, इसलिए आंसर आएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि डिसाइड नहीं कर सकते वो किसमें का होगा। ठीक है, क्या सवाल है? हाँ बिल्कुल, आपके मन में जो भी डाउट है आप सब लोग पूछ सकते हो। आप बोल रहे हो सर एक सवाल था, जनपद पंचायत अध्यक्ष जिला पंचायत का सदस्य होता है पदेन, पर जिला पंचायत के समिति में जनपद पंचायत अध्यक्ष सदस्य नहीं होगा ना सर जी? होगा ना, दो समितियों का, किन्हीं दो समितियों का पदेन सदस्य हो सकता है। क्राइटेरिया याद रखने बोला हूं ना, विधायक हो, सांसद हो, जनपद अध्यक्ष हो, किन्हीं दो स्थायी समितियों का सदस्य हो सकता है, पदेन सदस्य। तो आंसर आएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। जिला पंचायत की शिक्षा समिति का पदेन सदस्य, तो आप जानते हो जिला हो चाहे जनपद हो, शिक्षा समिति अगर बोल दिया तो पदेन सभापति उपाध्यक्ष होता है। कौन होता है भाई? उपाध्यक्ष होता है। सामान्य प्रशासन समिति बोल दिया तो अध्यक्ष होता है, शिक्षा समिति बोल दिया तो उपाध्यक्ष होता है। ठीक है, एक एक चीज मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। पदेन सदस्य होता है भाई, पदेन सदस्य। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जिला पंचायत के विषय में सही क्या है? जिला पंचायत सामान्य प्रशासन समिति में स्थायी समितियों के सभापति सदस्य होते हैं। सही, ठीक है। सामान्य प्रशासन समिति में स्थायी समितियों के सभापति ही सदस्य बनते हैं, बिल्कुल सही। ठीक है, सामान्य प्रशासन समिति के सदस्यों का निर्वाचन जिला पंचायत सदस्य करेगा, गलत, वो सभापति ही बनते हैं। शिक्षा समिति का सभापति जिला पंचायत का उपाध्यक्ष होता है, बिल्कुल सही। शिक्षा समिति के सदस्य जिला पंचायत के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, गलत। सामान्य प्रशासन समिति के में एक महिला सदस्य नामांकित की जाती है, गलत। सामान्य नहीं, शिक्षा समिति में एक महिला होना जरूरी है और एक एससी या एसटी व्यक्ति होना जरूरी है। शिक्षा समिति में एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग का सदस्य होना आवश्यक है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो 1, 3 और 6 सही है, 1, 3 और 6 सही है, ऑप्शन बी आएगा। 1, 3 और 6 सही है, ऑप्शन बी आएगा। ठीक है, जिला पंचायत की बैठक जिला पंचायत के खाली स्थान द्वारा आयोजित की जाती है। तो जिला पंचायत की बैठक जिला पंचायत के सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा आयोजित की जाती है। ठीक है, जिला पंचायत की बैठक जिला पंचायत के सीईओ के द्वारा की जाती है। ठीक है, जनपद हो चाहे जिला पंचायत की बैठक हो, जिला सीईओ या जनपद सीईओ निर्वाचन की अधिसूचना के 30 दिन के भीतर वो बैठक बुलाता है और जनपद और जिला पंचायत की समितियों के प्रथम गठन के लिए विहित कालावधि वैसे भी 4 माह ही होती है। चलो आगे बढ़ेंगे। जिला पंचायत के शिक्षा समिति के बारे में है ना, इसका अध्यक्ष सभापति होता है, गलत। इसका सभापति उपाध्यक्ष होता है, इसका सभापति अध्यक्ष नहीं होता है, इसका सभापति उपाध्यक्ष होता है, क्योंकि बात हमारे शिक्षा समिति की है। समिति के सदस्य सभापति का चुनाव करते हैं, गलत, क्योंकि समिति के सदस्य सभापति का चुनाव नहीं करते, सभापति उपाध्यक्ष होता है। समिति में एक महिला सदस्य होना अनिवार्य है, समिति में एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को होना अनिवार्य है, समिति में एक अन्य पिछड़ा वर्ग का एक सदस्य होना अनिवार्य है, गलत। क्राइटेरिया सिर्फ एक महिला के लिए है और एक एससी या एसटी व्यक्ति के लिए है। ठीक है, एक महिला का कंडीशन एक हुआ
और एक कंडीशन क्या है, एक एससी या एसटी व्यक्ति होना चाहिए। देखो अगर आप समितियों के बारे में नहीं भी पढ़े हो ना, तो आज के क्लास से आपको समितियों के बारे में चीजें क्लियर हो जाएंगी। इतना ना खतरनाक क्वेश्चन है कि क्लियर हो ही जाएगा। 2 4 5 है ना। आंसर क्या है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्या है भाई सही आंसर इसका, ऑप्शन डी। याद रखेंगे इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। जनपद पंचायत की स्थायी समितियों के विषय में क्या सही है। सदस्य शिक्षा समिति के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। बताओ जी, सदस्य जो है शिक्षा समिति के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। क्या सही नहीं है बोला है, तो पहला तो गलत ही हो गया। विधानसभा का सदस्य जो जनपद पंचायत का पद सदस्य है, जनपद पंचायत की समिति का सदस्य नहीं हो सकता, वो सभी समिति का सदस्य हो सकता है। शिक्षा समिति में एक शिक्षाविद का होना अनिवार्य है, ऐसा तो कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। सामान्य प्रशासन समिति का अध्यक्ष जनपद पंचायत के अध्यक्ष द्वारा नामांकित किया जाता है, गलत, वो तो खुद ही होता है। चारों ही पॉइंट गलत है, और पूछा था कौन कौन सा गलत है, तो चारों ही पॉइंट गलत है। आंसर लेंगे 1 2 3 4, चारों ही पॉइंट क्या है भाई, यहां पर गलत है। ठीक है, यहां पर चारों ही पॉइंट क्या है, गलत। देखो इतने आराम से सिर्फ इसीलिए पढ़ा रहा हूं ना, ताकि आपका एग्जाम में गलत ना हो। ठीक है, हो सकता है आपको ये सारी चीजें पता हो, लेकिन फिर भी हम आराम से ही पढ़ रहे हैं ताकि आपका एग्जाम में क्या हो, क्वेश्चन गलत ना हो। चलो, करारोपण एवं लेखा ग्राम पंचायत के किस समिति के क्षेत्राधिकार में आते हैं। तो करारोपण हो या लेखा हो, वो ग्राम पंचायत के कौन से समिति में आते हैं, तो ये आता है सामान्य प्रशासन समिति में। तो करारोपण और लेखा जो है वो ग्राम पंचायत के किस समिति के क्षेत्राधिकार में आते हैं, सामान्य प्रशासन समिति के क्षेत्राधिकार में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनपद पंचायत की बैठक प्रत्येक तिमाही में कितने बार आयोजित की जाती है। तो याद रखना, जनपद पंचायत की जो बैठक होती है वो प्रत्येक तिमाही में एक बार आयोजित की जाती है। जनपद पंचायत की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार आयोजित की जाती है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष कब जनपद और जिला पंचायत की बैठकों में वार्षिक लेखा और प्रशासन रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए। हाँ भाई बताओ, प्रत्येक वर्ष कब जनपद और जिला पंचायत की बैठकों में वार्षिक लेखा और प्रशासन रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है, कब भाई। बता दो। ये डेट है 15 जून, और ये डेट जो है ये ऐतिहासिक डेट है, आप भूलोगे नहीं कभी इस डेट को। ठीक है, बहुत सारे लोग जो है खुशी मनाएंगे इस डेट को, और बहुत सारे लोगों का जान रहे हो पसीना छूट जाएगा। तो 15 जून याद रखना, प्रत्येक वर्ष 15 जून को जनपद और जिला पंचायत के बैठकों में वार्षिक लेखा और प्रशासन रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पंचायत द्वारा अंतिम रूप से निपटा दिए गए किसी विषय पर वही पंचायत कब पुनर्विचार कर सकती है। अगर किसी पंचायत ने किसी विषय को अंतिम रूप से निपटा दिया है, निर्णय दे दिया है, तो पुनर्विचार कब करेगी, है ना, वो पंचायत उस पर पुनर्विचार कब करेगी। जब पंचायत के 2/3 सदस्यों द्वारा अनुरोध किया जाए, नहीं। जब पंचायत के 3/4 सदस्य अनुरोध करते हैं। जब जनपद पंचायत निर्देश दे, नहीं। जब विहित अधिकारी निर्देश दे, दोनों ही पॉइंट सही हैं। तो दूसरा के साथ चौथा और पांचवा दोनों ही सही है। दूसरा सही है। एक काम करो, ये विहित को हटा दो, तो ये गलत हो जाएगा।
है ना, ये सही हो जाएगा। जब कोई अधिकारी निर्देश दे, नहीं, जब विहित अधिकारी जिसके लिए, जिसको चुना गया उस चीज के लिए, वो निर्देश दे, तब पुनर्विचार कर सकते हैं। तो फिर आंसर हो जाएगा दूसरा और पांचवा। ठीक है, थोड़ा सुधार लेंगे भाई। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया होगा। ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों के प्रत्येक सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो ग्राम पंचायत की जो स्थायी समिति होती है, इसके प्रत्येक सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो कौन करते हैं भाई, बता दो। आसान क्वेश्चन। ग्राम पंचायत की स्थायी समिति के ग्राम पंचायत की स्थायी समिति के प्रत्येक सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करती है? आज तो भाग नहीं पाओगे भाई, क्योंकि आज जो है ना, आपको मैं धारा भी पढ़ाने वाला हूं। कहां भाग पाओगे? आज आपको धारा जो पढ़ाना है, आज नहीं भाग पाओगे भाई। आज जो है आपको धारा भी तो पढ़ाना है, तो ऐसे कैसे भाग जाओगे बताओ। मत सोचो आज भागने का, क्योंकि आज भागने का सोचोगे दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, चलो इसका आंसर बता दो। धारा याद करना है कि नहीं आप लोगों को, ये बताओ। पीडीएफ एप्लीकेशन में मिल जाएगा, चिंता मत करो, है ना। देखो, ग्राम पंचायत की स्थायी समिति का प्रत्येक सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो करता है सरपंच। तो जितने लोग भी सरपंच आंसर दे रहे थे, बिल्कुल सही है। ठीक है, और पंचायत पदाधिकारियों की जो पद मुक्ति है, इस टॉपिक का, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे। तो आज क्या करेंगे, तो आज हम लोग पढ़ेंगे धारा। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? धारा पढ़ेंगे भाई आज हम लोग। चलो, तो धाराओं को हम पढ़ते हैं। ठीक है, धाराओं को हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो बहुत सारे धाराएं हैं। टोटल आपको कितनी धाराएं पढ़नी है? 132 धाराएं पढ़नी है, जिसमें का कुछ धारा जो मैं आपको उस समय पढ़ा रहा था वो ये रहा। ठीक है, कुछ धारा जो है मैं आपको बता भी रहा था कि आप देख लो भाई। 129 में क्या है? तो धारा 129 में यहां पर आपको दिख रहा होगा कि धारा 129 में पंचायतों की सम परीक्षा है। ठीक है, धारा 129 में पंचायतों की क्या है भाई? सम परीक्षा है। चलो आगे बढ़ देंगे। और वैसे ही धारा 129 ए, बी, सी, डी, ई और एफ। तो ए में परिभाषा, बी में ग्राम सभा, ग्राम का गठन, सी में ग्राम सभा की शक्तियां और कृत्य, ये तीनों एक साथ याद रखना। उसके बाद ग्राम पंचायत के कृत्य डी में है, स्थानों का आरक्षण ई में है, और जनपद और जिला पंचायत की शक्तियां जो है वो एफ में है। इसके अलावा मैंने आपको बोला कि आप 131, 30, 31, 32 याद कर लो। 130 जो है वो निरसन तथा व्यावृत्ति है, 131 विद्यमान स्थायी कर्मचारियों के संबंध में व्यावृत्ति है, और 132 कठिनाई दूर करने की शक्ति है। और हमारा 132 धारा कंप्लीट हो गया। हुआ कि नहीं बताओ? अभी अपलोड करूंगा ना, अभी अपलोड करूंगा पीडीएफ तुरंत एप्लीकेशन में, क्या चिंता कर रहे हो, तुरंत अपलोड मारूंगा। इसके पहले वाला भी अपलोड करूंगा, वो पंचायत वाला अपलोड नहीं हो पाया था। एक स्टूडेंट का मैसेज आया हुआ था, तो आज ही मैंने देखा वो अपलोड नहीं है। ठीक है, तो 132 धाराएं हो गई। चलो अब उल्टे चलते हैं। देखो, आपने कौन कौन सा अध्याय पढ़ लिया? तो ध्यान रखना, आपने अध्याय 14 पढ़ लिया,
ठीक है, देखो अध्याय 14 जो है ये सम परीक्षा है, ये आपने पढ़ लिया, पंचायतों की सम परीक्षा। अध्याय 14 का पढ़ लिया क्योंकि इसमें दिया हुआ है क्या, तो इसमें दिया हुआ है अनुसूचित क्षेत्रों के में पंचायतों के लिए विशिष्ट उपबंध। और अध्याय पढ़ लिया आपने 15 जो कि क्या दिया हुआ है, अध्याय 15 में निरसन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है अध्याय 15 में, निरसन दिया हुआ है। अब मैं आपको छोटा छोटा अध्याय जो है वो पहले पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अध्याय आपने कौन कौन सा पढ़ लिया, तो अध्याय 14, 14 का और 15 पढ़ लिया। इसके अलावा हम अध्याय पढ़ेंगे 11। क्यों, क्योंकि अध्याय 11 में सिर्फ और सिर्फ 3 धारा है। अध्याय 11 में सिर्फ और सिर्फ क्या है भाई, तो अध्याय 11 में सिर्फ और सिर्फ 3 धारा है। कौन सी 3 धारा है भाई, देखो याद करने में भी आसान होगा। अध्याय 11 है नियम और उपविधियां, तो अध्याय 11 जो है ये नियम है। क्या है अध्याय 11, नियम। तो अध्याय 11 में जब नियम है तो धारा 95 क्या बोलता है, नियम बनाने की शक्ति। 96 बोलता है उपविधियां और 97 बोलता है आदर्श उपविधियां। तो अध्याय 11 देखो, 11 अध्याय 11 का नाम है नियम और उपविधियां। अध्याय 11 का नाम क्या है, नियम और उपविधियां। अरे ये पीडीएफ नहीं दे पाऊंगा भाई, क्योंकि ये पीडीएफ इस बुक का है, पंचायती राज हैंड बुक का है, विनय कुमार पाठक जी का। तो किसी बुक का पीडीएफ नहीं दे सकते ना। तो ये पीडीएफ, ये वाला पीडीएफ नहीं दे पाऊंगा, ऑब्जेक्टिव सीरीज वाला दे दूंगा, ठीक है। ये बुक का पीडीएफ इसलिए नहीं दे पाऊंगा क्योंकि वो किसी और का मेहनत है ना जी। हम तो सिर्फ आपको पढ़ा रहे हैं इस बुक से। अच्छा लगता है, अगर कोई बुक अच्छा लगता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि हाँ ये बुक अच्छा है, आप ले सकते हो, ऐसा है। या आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। तो नियम और उपविधियां याद रखेंगे। अध्याय 11 बहुत ही छोटा अध्याय है, नियम और उपविधियां। इसका धारा याद करना भी बहुत आसान है। धारा 95, 96 और 97 बोलो, धारा 95, 96 और 97, धारा 95, 96 और 97, ऐसे करके आपको याद रखना होगा, धारा 95, 96 और 97, ठीक है। धारा 95, 96 और 97, ठीक है। चलो, तो इसके बाद जो है ना हम लोग क्या करेंगे, कल पढ़ेंगे, ठीक है।